हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास की एक और मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे और सेम टू सेम ऐसे ही आपको बोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा। मैं आसान शब्दों में आपको सब कुछ समझा दूंगा। सिंधु सभ्यता के कौन सा शहर को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर का मतलब होता है कि लंदन में एक शहर है जहाँ पे सूती वस्त्रों का ज्यादातर उत्पादन होता है, तो उसे मैनचेस्टर कहते हैं। ऐसे ही उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था? तो यहाँ पे देखिए लिखा है हड़प्पा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हड़प्पा हो जाएगा। दूसरी बात बता दें कि अगर भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछे तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। आपको कमेंट करके बताना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर 1921 हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा रहा है? तो जो व्यापारिक केंद्र है जहां से व्यापार होता था उसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो लोथल से माना जाता है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है और थोड़ा सा मैं अगर आपको मानचित्र में दिखाऊं तो ये गुजरात एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे लगभग आपका लोथल दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपके सामने। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की बैल की गाड़ी का मॉडल मिला है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे आप आंसर को टिक कर सकते हैं, चानू हो दो, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है भैया वो हुआ था आपका लुम्बिनी में, जो है राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है? तो डॉक यार्ड के लिए जो है लोथल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जहां से बंदरगाह जो है वो बंदरगाह के द्वारा व्यापार वगैरह होता था वो है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है? तो जो ग्रेट बाथ है वो किस स्थल से संबंधित है? ग्रेट मतलब महान या बड़ा, बाथ यानी नहाने के लिए। जो स्नानागार सिंपल भाषा में कहें तो जो स्नानागार था वो सबसे बड़ा विशाल कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य फसल कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य फसल थी भैया वो थी आपकी जौ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सांची का स्तूप किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? तो सांची का स्तूप जो है ये अशोक के शासन काल में निर्मित हुआ था और सांची का स्तूप पड़ता है एमपी में। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने यहाँ पे है, महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो देश था वो मग यानी मगध हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सामने एकदम न्यू पैटर्न से लेकर मैंने आया है। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। अति लघुत्तरीय की बात करें तो उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों का नाम लिखिए। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं वो आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, चान्होदड़ो है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, ये सब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर माने जाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात भारत में है, चान्होदड़ो भी पाकिस्तान में है, कालीबंगा धौलावीरा ये दोनों जो है आपका भारत में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्ययुग सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रयुग भी सभ्यता इसको कहा जाता है, नगरीय सभ्यता भी इसे कहते हैं। तो आपको एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के किस लोग जो है किस धातु से परिचित थे? तो वहां पे अगर धातु की बात करें, तांबा, कांस, सोना, चांदी, इन धातु का जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो गेहूं, जौ, कपास ये जो है उनकी प्रमुख फसलें मानी जाती थी।
एक नंबर का सवाल है, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। आगे है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिपि का नाम क्या था? तो उसे हड़प्पाई लिपि कहा जा सकता था, कहा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसा लिपि जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है वो आपके इस यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की ग्रेट बाथ जिनी विशाल जो स्नानागार था, इसकी क्या महत्व थे, इसके बारे में बताना है। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की विशाल अन्नागार या स्नानागार के महत्व को बताइए, तो आइए देखते हैं कि इतना बड़ा स्नान घर क्यों बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर के बारे में देखते हैं, तो आप यहाँ पे उत्तर देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ग्रेट बाथ जो है स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित एक विशाल स्नानागार था। यह ईंटों से बना था। इसमें पानी के निकास की बेहतर व्यवस्था होती थी। इसे धार्मिक सामूहिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो है एक प्रकार का कुआं था। ठीक है, मतलब एक प्रकार का ऐसे जो है बनाया जाता था, इस प्रकार से कुआं टाइप का बहुत बड़ा विशाल स्नानागार हुआ करता था। उसमें जो है अलग अलग प्रकार के लोग जो है उसका यूज करते थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे वहाँ पे विशाल स्नानागार था और सब लोग उसका मिलजुल कर प्रयोग करते थे। ठीक है, इस प्रकार से तो ऐसे ही एक विशाल स्नानागार वहाँ पे देखने को मिलता था। तो यहाँ पे वही बात कही गई कि जो इसमें धार्मिक और सामूहिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जब कोई भी ऐसी बात आती थी धार्मिक से संबंधित या फिर सामूहिक, लोग उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, अब इसके बारे में आगे लिखेंगे। यहाँ पे आगे लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो का विशाल जो स्नानागार है वो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण और अद्भुत निर्माण है। उसके महत्व के बारे में नीचे बताया गया, क्या क्या महत्व था, आइए डिटेल में समझते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे धार्मिक या सामाजिक केंद्र, इसमें हो जाएगा पहला पॉइंट। इसमें लिखेंगे इसे धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, जो शुद्धिकरण और सामूहिक सामुदायिक एकता के प्रतीक माना जाता था। तो सिंपल भाषा में लिख सकते थे कि जो ग्रेट बाथ था यानी विशाला स्नानागार था, ये धार्मिक और सामाजिक यानी धर्म से संबंधित और पूरे समाज के लोग उसका उपयोग करते थे। और जो है कोई भी ऐसे त्योहार या कुछ भी ऐसा पड़ता था तो उसको मिलकर जो है उस सब लोग उसका उपयोग करते थे। इस प्रकार से इसका ये महत्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्नत इंजीनियरिंग। अगर बात करें इसको बनाया कैसे गया था, डिजाइन कैसे की गई थी, तो यहाँ पे देखिए इसमें जल निकासी और जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली थी। मतलब कि पानी आएगा कैसे निकलेगा, ये पूरी अच्छी सी व्यवस्था बड़ी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट किया गया था। जल प्रबंधन की अच्छी प्रणाली वहां पे बनाई गई थी। उस समय तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। यानी देखिए उस टाइम की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन एक विशाल स्नानागार बनाना और पानी की निकासी जो है जिससे पानी बदलता रहता था, तो इस प्रकार से मैनेजमेंट किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग पद्धति रही होगी, तभी जो लोग उसका निर्माण कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक महत्व। यह दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता और सामूहिक गतिविधियों का कितना महत्व दिया जाता था। ये दर्शाता है कि लोग कितना अपने साफ सफाई को, कितना जो है स्वच्छता को ध्यान में रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ये इसका प्रतीक बताता है। तो इसका महत्व ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संगठन और प्रशासन। संगठन और प्रशासन का मतलब ये है कि इतने बड़े निर्माण से पता चलता है कि समाज में जो है संगठित व्यवस्था और प्रशासन भी एक बहुत जबरदस्त प्रशासन हुआ करता था। क्योंकि देखिए जब तक प्रशासन नहीं होगा तब तक उसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, और मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है वो समाज के हित के लिए काम नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो ये पता चलता है कि ये सब जो है कितनी बेहतरीन तरीके से काम किए गए थे यहाँ पे। संक्षेप में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो विशाल स्नानागार है वो प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और तकनीकी के उन्नत का प्रतीक माना जाता है। तो आप यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पे सामने है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन है, यानी जो नगर को बसाया गया था योजनाबद्ध तरीके से, वो कैसे बसाया गया था उसको समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेन पॉइंट है जो वो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर की विशेषताएं हेडिंग डाल देंगे और उसके बारे में लिखेंगे। शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब ये होता है कि जैसे ये मान लीजिए रोड है, ठीक है, ये चौराहा है, एक चौराहा है, ठीक है, मान लीजिए चौराहा है, ये आपका चौराहा हो गया।
अब देखिए, अब क्या होता है कि ये रोड के जो किनारे होते हैं यहाँ पे घर बसे होते हैं, ठीक है। रोड किनारे क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे घर बसे होते हैं। तो ये क्या होता है, ग्रिड प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो ऐसे सड़कें होती हैं और ऐसे जो है चौराहे की तरह काट देती हैं, फिर ऐसे सड़कें होती हैं, फिर चौराहे की तरह काटती हैं। उस टाइम पे ऐसे शहर बसे थे कि जो है एक चौराहा था, उसके किनारे किनारे घर बने होते थे, पक्की नालियां होती थी, लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे। तो ये ग्रिड पद्धति कहलाती है कि चौराहे की तरह ऐसे जो है ये कटा रहता है। इसी को ग्रिड प्रणाली के नाम से जानते हैं। यानी चौराहा रहता है, चौराहा किनारे किनारे घर होते थे और पक्की नालियां होती थी, सबके जो द्वार होते थे सड़क किनारे खुलते थे। बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट तरीके से जो है इस शहर को बसाया गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पक्की ईंटों से बने घर थे। उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे पक्के ईंट मिलते थे, इन ईंटों को पकाकर जो है ईंटों को बनाते थे, पकाते थे, फिर उसके बाद घर का निर्माण करते थे। तो अच्छी व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है कि आज ही ईंटों का प्रयोग हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही ईंटों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे बेहतर जल निकासी व्यवस्था। वही आपने अभी पढ़ा कि जो घर थे, घर के सामने पक्की नाली होती थी, जैसे आज में पक्की नाली बनाई जाती है, वैसे ही उस टाइम पे पक्की नाली बनाई जाती थी और पानी आराम से निकल जाए उसके लिए नाली को ढक देते थे आराम से, ताकि उसमें कचरा गंदगी ना जाए, और व्यवस्थित तरीके से जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई थी वहां पे। तो उसमें आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य सड़कें, सीधी सड़कें, और जो है मुख्य सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी। जो सड़कें होती थी सीधी होती थी और चौड़ी होती थी, ताकि जो है किसी को आने जाने में दिक्कत परेशानी ना हो। इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था, मैनेजमेंट ऐसा किया गया था कि जो है अब सड़कें जो है जो नालियां होती थी वो व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, ताकि जो है किसी को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे विशाल अन्नागार और स्नानागार। विशाल स्नानागार, विशाल मतलब बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े सभ्यता क्षेत्र में जो है अन्नागार और स्नानागार का बनाया गया था। इसका मतलब पता चलता है कि वहाँ पे स्नानागार यानी स्वच्छता को लेकर जागरूक थे। अन्नागार मतलब लेकिन वहाँ पे कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और लोग कृषि करते थे और फसल उत्पादन करते थे, तभी तो इतना बड़ा अन्नागार होता था, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आप ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बना के ले देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोथल को व्यापारिक केंद्र क्यों कहा जाता है। लोथल को व्यापारिक केंद्र क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, लोथल एक व्यापारिक केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केंद्रीय गोदी बंदर, जिसे डॉकवार्ड के नाम से जानते थे, जो समुद्री व्यापार होता था, और यह मनकों, गहनों और वस्तुओं का निर्माण यहाँ पे होता था। लोथल पे मनके यानी मटका जो होता था, मटका और गहनों अन्य चीजों का निर्माण होता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनको पॉइंट वाइज देखना है तो पॉइंट वाइज भी आप ले सकते हैं। जैसे बंदरगाह के रूप में लोथल का प्रयोग होता था। अगर आपसे पूछ ले वह स्थान जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था, तो जवाब हो जाएगा लोथल। वही बात करें इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का एक विकसित बंदरगाह था, ठीक है, और जो जलमार्ग से व्यापार का उपयोग किया जाता था। तो जो बंदरगाह होता था, वो बंदरगाह का मतलब क्या है, बंदरगाह का मतलब होता है समुद्र के जहाज जहां पे आके रुकते हैं, आके वहां पे सामान अपना उतरता है, सामान चढ़ता है, जो है व्यक्ति चढ़ते हैं, व्यक्ति उतरते हैं। इस प्रकार से जो स्थान होते हैं समुद्र के रास्ते से जो जाते हैं, उसी को बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, शिल्प, वस्त्र और शिल्प। वस्त्र और शिल्प की बात करें तो यहाँ पे यह मोती, आभूषण, मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी से बना बर्तन, शिल्प कला के निर्माण आदि के प्रमाण मिले हैं जो व्यापार में महत्वपूर्ण होते थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तो बात करें तो लोथल से मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था, जिससे आर्थिक महत्व बढ़ता था। आपने मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम सुना होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के जो है मध्य में बसा हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपस में आर्थिक व्यापार से जुड़े होते थे, ठीक है। सुव्यवस्थित व्यापार प्रणाली, सुव्यवस्थित व्यापार प्रणाली का मतलब ये है, इसकी योजना और निर्माण से व्यापारिक गतिविधियों, प्रबंधन और उन्नति के प्रमाण मिले हैं। मतलब लोथल जो शहर है, यहाँ से ऐसे मैनेजमेंट और ऐसे उन्नति का प्रमाण मिला है जिससे लगता है कि ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र
रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख शिल्प व्यापार का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख शिल्प होते थे, जो व्यापार होते थे, उनके बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, सिंधु सभ्यता में शिल्प और व्यापार महत्वपूर्ण स्थान था। उनके शिल्प शिल्प मतलब जो कढ़ाई वढ़ाई करते थे उससे संबंधित है, और तांबे कांस्य के उपकरण, मन के बर्तन, कपड़ा, गहने आदि शामिल होते थे। लोथल जैसे साथ में स्थान पे व्यापारिक केंद्र होता था। वे समुद्री और थल मार्ग से व्यापार करते थे। इनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और फारस जैसे क्षेत्रों से हुआ करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको पॉइंट वाइज भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प और व्यापार, और इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट शिल्प कला। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा धातु शिल्प में कांस्य, तांबा, सोने चांदी से आभूषण, औजार और मूर्तियां बनाई जाती थी। इसमें नर्तिका की मूर्ति कांस्य से जो है शिल्प कला अद्भुत उदाहरण माना जाता है। तो ये पॉइंट हाईलाइट कर देंगे तो आपका नंबर यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा, पूरा नंबर मिलने का चांस रहेगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर को प्रेजेंट किया है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखेंगे मन के निर्माण। मन के मतलब मटका होता है, मटका। ठीक है, पत्थर, शीशा, आग्नेयसम या फिर अर्धकीमती पत्थर सुंदर मन के बनाए जाते थे, जिनसे जो है अलग अलग प्रकार से जो है मटका बनाकर उनको व्यापार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मन का निर्माण केंद्र में लोथल और चानु होदोड़ में हुआ करता था। यानी अगर आपसे पूछता था मन का निर्माण कहाँ होता था, लोथल और चानु होदोड़ में। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन की बात करें तो रिंग, मृदभांड, रंगीन जो मृदभांड होते थे उनको बनाए जाते थे। मृदभांड मतलब मिट्टी से बने बर्तन को कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन बनाई जाती है ताकि जो है आकर्षक लगे, लोग उसको खरीदें, देखें, समझें और उसका उपयोग करें। चित्रित बर्तन सभ्यता और उन्नत कला को दर्शाते थे। कहने का दोस्तों ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसे रहते थे और कैसे उनकी क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती थी, कैसे डिजाइन बनाए जाते थे, क्या उनकी कला संस्कृति थी, उसके बारे में आपको समझना है। तो समझेंगे, थोड़ा बना के भी देंगे तब भी आपको पूरा नंबर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग भी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, अगला है मुद्राओं। अगर मुद्रा की बात करें तो देखिए मुद्रा में पत्थर और टेराकोटा से बनी मुद्राओं पर जानवर और प्रतियों की नक्काशी की जाती थी, और ये व्यापारी में पहचान और प्रमाण के लिए उपयोग की जाती थी। तो उस टाइम पे मुद्रा प्रयोग किया जाता था, लेकिन कुछ ऐसी मुद्रा थी जो अलग प्रकार की बनाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट यहाँ पे कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपास की खेती और सूती वस्त्र निर्माण ये प्रमाण मिले हैं जिसको दर्शाते हैं कि वहां पे कपड़ा बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार। व्यापार की अगर बात करें तो अतिरिक्त जो है आंतरिक जो व्यापार हुआ करता था वो हड़प्पा, मोहनजो, लोथल, अन्य जैसे नगरों में कृषि उत्पाद, मछली, कपड़ा, शिल्प आदि वस्तुओं का आदान प्रदान शहरों में होता था। एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे से तीसरे शहर में ऐसे वस्तुओं का निर्माण होता था, व्यापार होता था, ताकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है और आगे विकसित कर सके। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे विदेशी व्यापार के बारे में आप लिख सकते हैं। विदेशी व्यापार में से मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान, मध्य एशिया, इनके साथ में प्रमाण मिले हैं। तो ये भी जो है व्यापार के रास्ते होते थे। ठीक है, जहाज और बैलगाड़ी का उपयोग करके जो है व्यापार किए जाते थे। नेक्स्ट इसमें आप अगला पॉइंट लिख पाएंगे इसमें कि मुख्य निर्यातक वस्तुएं क्या थी, तो मोती, मनके, कपड़ा, आभूषण, धातु से बने उपकरण, ये सब जो है निर्यात यानी बेचते थे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे मुख्य आयात क्या होता, सोना, चांदी, अर्धकीमती पत्थर, तांबा, टीन, ये सब आयात करते थे, मतलब खरीदते थे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आपके यहाँ पे डॉक यार्ड या बंदरगाह के बारे में बात करें तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख डॉक यार्ड यानी बंदरगाह है जो समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होता था। निष्कर्ष में आप यहाँ पे लिख देंगे कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता शिल्प और व्यापार में आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया है। इस सभ्यता तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से उन्नति मिलती है या उन्नति दिखती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे इसको उत्तर लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पे देखिए लिखेंगे इसमें गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक तथा समाज की एकता और समानता और नैतिकता को मार्ग को दिखाया है। उनकी शिक्षाओं को सरल और प्रभावी तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या शिक्षा उन्होंने दी है। सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे है
उन्होंने कहा है कि एक ईश्वर की उपासना करना, यानी ईश्वर एक है। इसमें भी कहा गया है कि एक ईश्वर की उपासना करना है, एक ईश्वर को मानना है, उसको जानना है, समझना है, उसको जो है हमें आराधना करनी है। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है समानता। उन्होंने शिक्षा दी है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग समान हैं, चाहे जिस धर्म के मानते हों, लेकिन सभी लोग समान हैं और समानता का सबका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा और परोपकार। सेवा और परोपकार का मतलब इसमें लिखेंगे कि इंसान किसी न किसी रूप में किसी न किसी का सेवा कर रहा है, चाहे वो अपने परिवार की सेवा करे, चाहे समाज की सेवा करे, या किसी चीज की सेवा कर रहा है, उपकार कर रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये कि हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, अपना एक उसका अपना एक इज्जत सम्मान होता है, और वो जो है कहीं न कहीं अपने आप को स्थापित करता है समाज सेवा में, या फिर किसी चीज में ऐसे काम करता है जिससे उसका नाम होता है। जैसे गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ सेवा किया, कुछ परोपकार किया है, उसीलिए तो उन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें सत्य और जो है ईमानदारी। सत्य और ईमानदारी पर जोर दिया है गुरु नानक देव जी ने, और उन्होंने कहा कि अगर सत्य है तो सत्य कभी मरता नहीं है और सत्य कभी झूठा नहीं होता है। तो इसीलिए सत्य और ईमानदारी का रास्ता अपनाइए, आप सदैव सुखी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लालच और बुराइयों से बचना चाहिए। सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में आज के दिन में कुछ है तो वो है लालच, और लालच होना चाहिए लेकिन गलत चीज का लालच नहीं होना चाहिए। जो बुराई है वो कहीं न कहीं इंसान के अंदर पनप जाती है उस लालच के द्वारा। तो लालच अगर आप नहीं करेंगे, लालच होना चाहिए, जैसे कि आपको लालच होना चाहिए कि मुझे बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, टॉपर बनना है, ये लालच होनी चाहिए। तो जब ये लालच होगी तो कुछ करेंगे। लालच कहीं और है, कुछ और पाने की लालच है, और लोग इंसान करते क्या हैं, उसी लालच में बुराई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये आपको इससे बचना है जो उन्होंने शिक्षा दिया है। नाम जपना और ध्यान लगाना। नाम जपना और ध्यान लगाने का मतलब ये है कि आप ईश्वर की आराधना करिए, उसका नाम जपिए, ध्यान लगाइए थोड़ा सा। आज के दिन में कोई ध्यान नहीं लगाता है, और अगर 2 मिनट कह दिया जाए किसी से कि थोड़ा शांत रहिए, तो कोई शांत नहीं रह सकता है, क्योंकि बोलने की जो आदत है आप सभी की, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। थोड़ा सा मौन धारण नहीं कर सकते हैं, 2 मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं उस माहौल में हैं जो 1 मिनट के लिए कोई शांत नहीं रह सकता। शांत होकर, सिर्फ शांत होकर आप सुनिए चीज़ों को, ध्यान से ऑब्जर्व करिए इस प्रकृति को, तो कुछ रोज़ सीखने को मिलेगा। लेकिन हम बोलना चाहते हैं, हर पल जवाब देना चाहते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है। ठीक है, तो पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे आप ऐसे जो है सेंटेंस में भी इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन को संक्षेप में वर्णन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन, फिर ठीक है, और इसके बारे में लिखेंगे महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत की गई थी। हालांकि ये पूरी तरह से असहयोग और जो है खिलाफत आंदोलन दोनों 1921 में दोनों एक साथ शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ इसमें इसका उद्देश्य है ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध करना और भारत को आजाद कराना, ये इसका लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तो असहयोग मतलब कि किसी का सहयोग ना करना। तो ऐसा आंदोलन था जो अंग्रेजों का सहयोग ना करना, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज मुश्किल से 1.5 लाख की आबादी है और भारत में करोड़ों की आबादी है, लेकिन वो करोड़ों की आबादी पर 1.5 लाख की आबादी भारी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि भारतीयों के सहयोग के कारण, किसी ने सहयोग किया है, उन सहयोग के कारण ही अंग्रेज 200 साल तक राज किए भारत में। इसका मतलब ये है कि एकता में बल होता है, और सहयोग अगर कोई किसी का मिलता है तो बहुत बड़ा चीज होता है, पावर आ जाती है इंसान के अंदर। वही आप सोच लीजिए कि 1.5 लाख की आबादी जो है अंग्रेजों की और करोड़ों की आबादी भारत की, लेकिन करोड़ों की आबादी पर 1.5 लाख की आबादी भारी पड़ गई, और फिर इसके बाद 200 साल तक अंग्रेज राज शासन किए। तो ही गांधी ने कहा था कि हमें असहयोग करना है, उनका सहयोग नहीं करना है, इसीलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पे आंदोलन के क्या कारण थे, आइए समझते हैं कि पॉइंट करके। तो यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट
1919 में बिना मुकदमे के द्वारा गिरफ्तार करने का कानून बनाया गया था। सर सिडनी रॉलेट पूरा नाम था इस बंदे का, मतलब इस व्यक्ति का नाम था जो अंग्रेज अधिकारी था, इसका नाम था सर सिडनी रॉलेट, पूरा नाम था इसका। और ये 1919 में एक एक्ट यानी कानून लेकर आया था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के या फिर कोई भी ऐसे शक के घेरे में आ जाए उससे गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो, ये नियम लगाया था सर सिडनी रॉलेट ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट आया था इसका विरोध किए थे लोगों ने। भारत के लोगों ने इसे नाम दिया था नो वकील, इसको एक नाम दिया था नो वकील। फिर इसके बाद इसमें नो दलील, नो दलील, और फिर नाम दिया था नो अपील, ये नाम दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नो वकील, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो कोई आप वकील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दलील, दलील मतलब कोई दस्तावेज लेकर आप प्रस्तुत नहीं कर सकते कि भैया ये मुजरिम नहीं है या फिर कोई घटना इसने नहीं की है, कोई ऐसे कांड नहीं किया है, तो कोई दलील नहीं पेश कर सकते हैं। अपील, जैसे मैच में जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है, ठीक है, तो अंपायर से कहता है कि आउट दे, अपील करता आउट दे, तो इसका मतलब क्या करता, आवाज उठाता है, तो कोई आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये काला कानून इसे कहा गया था, और ये रॉलेट एक्ट जो लेकर आया था इसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। तो ये भी एक तरह से असहयोग का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है होता है 1919 में ही। जनरल डायर द्वारा निर्दोषी लोगों पर हत्या कर दी जाती है, हजारों लोग की मौत हो जाती है जलियांवाला अमृतसर में। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मतलब ये कि तुर्की के खलीफा के प्रति भारतीय मुसलमानों की भावना जो थी उनके समर्थन के लिए यहाँ के लोगों ने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था। और इसके बाद जो है ये शौकत अली मोहम्मद अली दोनों भाई थे, इन्होंने इनकी शुरुआत की थी भारत से यहाँ से। और धर्मगुरु थे खलीफा, ठीक है, मुसलमानों के धर्मगुरु खलीफा थे तुर्की में, इनको जो अंग्रेज थे उनको उनके पद को समाप्त कर दिया था। इनके विरोध में जो है भारतीय मुसलमान भी आगे आ गए थे, तो खिलाफत और असहयोग दोनों एक साथ चलने लगा था। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ब्रिटिश शासन की चुनौतियां जो थी, जिससे भारत के साथ अन्याय और शोषण करना, इन सब का कारण जो है असहयोग का कारण माना जाता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग खत्म करना, ये मुख्य उद्देश्य माना गया, पहला पॉइंट। दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, यानी जो अंग्रेजों के बनाए गए कपड़े थे, जो अन्य सामान होते थे उसका बहिष्कार करना है, और जो भारत का सामान है उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। फिर इसके बाद स्वराज या शासन की स्थापना, यानी अपना राज होगा, अपना शासन होगा, अपना देश आजाद होगा, अपने लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मुख्य गतिविधियां क्या रही तो उसमें लिखेंगे सरकारी संस्थानों, नौकरियों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करेंगे। जितनी भी अंग्रेजी बनाई गई हुकूमत थी उनके द्वारा, मतलब कि सरकारी संस्थान, नौकरी, शिक्षण संस्थान, इनका बहिष्कार किया जाएगा। विदेशी जो कपड़े हैं वस्तुओं को त्याग किया जाएगा, और स्वदेशी जो आंदोलन है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और फिर करों के भुगतान ना किया जाएगा। ये सब जो है पॉइंट यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे कि असफलता और समाप्ति कैसे हुई, तो इसमें जो असफलता मिली असहयोग आंदोलन का 22 मार्च 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड में हिंसक होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और फिर इसके बाद जो है ये धीरे धीरे असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अगर इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम में आप यहाँ पे लिखेंगे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी, और दूसरी बात है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता और जागरूकता फैली। तीसरी बात है कांग्रेस का जनाधार मजबूत हो गया। कांग्रेस एक मात्र वहां पे पार्टी थी, तो जनाधार मतलब कि लोगों का साथ मिला, और उसका साथ जो है जनता का साथ जो है बहुत बड़ा उसको एक मजबूत कर दिया, ताकत दिया उसको कांग्रेस को। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसमें अपना पॉइंट आगे ले सकते हैं, स्वराज के लिए जो है आंदोलन की शुरुआत हुई कि अपना देश आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है ये बहुत बड़ा कारण बना था देश की आज़ादी के लिए, एक नई दिशा मिली थी उसमें। तो आप इसमें निष्कर्ष में पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें लिखेंगे, पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए, या अथवा करके आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आइए इसको वर्णन करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन की प्रकृति
पूजा पर आधारित थी। वे वृक्ष, पशु, नदी, पहाड़ों को पूजते थे। पीपल का वृक्ष, पशुओं में बैल और यूनिकॉर्न पवित्र माने जाते थे। मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिले हैं, माने मातृ देवी की पूजा करते थे। अग्नि और जल को भी पवित्र माना जाता था। किसी मंदिर को साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों के ग्रेट बाथ जैसे स्थान प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, ये तो बात होगी बेसिक जानकारी के बारे में। बस एक बार समझने की कोशिश करेंगे, जो पॉइंट यहाँ मैंने आसान शब्दों में लिखा है। इसके बाद मुख्य आती है इसकी विशेषताएं। पहली विशेषताएं हैं धार्मिक विशेषताएं। तो धार्मिक विशेषताएं में इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए धार्मिक विशेषताओं में लिखेंगे कि लोग प्रकृति, पशु, देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी धर्म में विश्वास करते थे और धर्म में प्रकृति, ईश्वर, देवी देवताओं की पूजा करते थे। दूसरा पॉइंट, शिव और मातृ देवी की प्राचीन रूप में आराधना का प्रमाण मिले हुए हैं। तो यहाँ पे शिव और मातृ देवी की आराधना करते थे, इसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। योग, पीपल वृक्ष, अग्नि पूजा, इसका जो है महत्व होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग योग करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। ये धार्मिक विशेषता के अंतर्गत आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे राजनीतिक विशेषता। लिखेंगे हेडिंग डाल के, फिर इसके बारे में लिखेंगे कोई स्पष्ट राजा या महल का प्रमाण नहीं मिला है। उस टाइम पे कोई राजा नहीं होता था, लेकिन अपने आप में सब राजा होते थे। वहां पे जो भी होता था, किसान जो भी होते थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी लोग आराम से समानता के साथ रहते थे। सभ्यता का प्रशासन नगर योजना और व्यापार के माध्यम से संगठित होता था। ठीक है, जो भी वहां पे प्रशासन होता था वो नगर योजना पर आधारित था और व्यापार के माध्यम से उस पूरे सभ्यता को अच्छे से संचालन किया जाता था। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें नगरों का निर्माण एवं प्रबंधन प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है वहां पे जो नगरों का निर्माण है वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से रही होगी, यानी बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया गया है ताकि उस क्षेत्र का, उस पूरी सभ्यता का अच्छे से संचालन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक विशेषता में इसमें लिखेंगे समाज समानता पर आधारित थी। देखिए सिंपल सी बात है, समाज समानता पर आधारित थी, मतलब कि सभी लोग कैसे थे, सभी लोग समान थे, उसमें कोई मतभेद नहीं थी, कोई भावना ऐसी नहीं थी जिनमें लोग के अंदर कोई ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए कि नहीं हम अलग हैं, हम उच्च हैं, हम निम्न हैं, ऐसी कोई भावना नहीं थी। वर्ग भेद का कोई प्रमाण नहीं मिलता है वहां पे, सॉरी वर्ग भेद था उसके प्रमाण जो है कम मिले हैं, यानी वर्ग होता था लेकिन उसके प्रमाण कम मिले हैं। लोग साफ सफाई, स्वच्छता और सामूहिक जीवन को महत्व ज्यादा देते थे। ठीक है, स्त्री पुरुष समानता और मात्र सत्तात्मक समाज को संकेत मिलता था। मात्र सत्तात्मक मतलब कि माता का सत्ता होता था और जो माता चाहती थी उसी के द्वारा काम होता था, पूरे समाज का संचालन होता था। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो स्त्री पुरुष में समानता बताई गई है, यानी कोई मतभेद, यहाँ कोई भावना ऐसी नहीं होती थी कि स्त्री पुरुष अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी प्रकार से व्यवस्था की गई थी यहाँ पे। अगला पॉइंट इसमें है आर्थिक विशेषता। आर्थिक विशेषता में जैसे कि वहाँ पे क्या क्या कृषि होती थी, कृषि में गेहूं जौ की ज्यादातर वहाँ पे कृषि की जाती थी। पशुपालन मुख्य आजीविका वहाँ पे मानी जाती थी। वस्त्र, आभूषण, मृद भांड, शिल्प कला का निर्माण और व्यापार आदि होता था। ठीक है, घरेलू और विदेशी व्यापार को मेसोपोटामिया, ईरान यहाँ पे जो है यहाँ से व्यापार हुआ करते थे। तो ये आर्थिक विशेषता है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप डायग्राम से भी और फिगर के माध्यम, कोटेशन के माध्यम से भी आप इसे अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं अगला पॉइंट की यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है पतन के कारण क्या है, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो है पतन के कई कारण माने जाते हैं। तो देखिए पहला कारण क्या है, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, इनके कारण आने से जो है वहां की जो सभ्यता थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो ये पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। नदियों का मार्ग बदलना, सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे इमेजिन कराऊं तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ से सिंधु नदी निकलती थी तिब्बत से और फिर ऐसे बहते हुए पाकिस्तान में गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नदी जो है अपना मार्ग बदल दी और नदी के मार्ग बदलने से जो है उस क्षेत्र में बाढ़ आ गया और पूरी तरह से वो पूरा क्षेत्र सभ्यता जो है बर्बाद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख पाएंगे कृषि उपज में कमी हो गई। कृषि उपज में कमी धीरे धीरे कमी होती चली गई और फिर इसके बाद जब खाद्यान्न की पूर्ति कमी हुई तो लोग भूखमरी और बहुत सारी समस्याओं से मरने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाहरी आक्रमण, सभ्यता आर्यों के द्वारा
तो यहाँ पे माना जाता है कि आर्यों के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया और फिर इसके बाद जो है वो सभ्यता जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार और आर्थिक प्रणाली का विफल होना। बहुत सारे व्यापार किए गए लेकिन वो विफल हो गए, सफल नहीं हुए, और बहुत सारी उसमें प्रक्रियाएं अपनाई गई लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे ये सब पतन का कारण माने जाते हैं। ठीक है, इसी चीज को आप यहाँ पे हेडिंग वाइज देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छे तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। ठीक है, इनका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। आपको नंबर मैं दूंगा, एक मोबाइल नंबर दे दूंगा। ठीक है, मोबाइल नंबर पे आप उसमें पूरा पीडीएफ आप उससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गौर फरमाइएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो लिखेंगे कैसे। पहले लिखेंगे जैन धर्म। ठीक है, और इसके में जैन धर्म के बारे में लिखेंगे, यह एक प्राचीन भारतीय धर्म है जिसकी स्थापना ऋषभ देव ने की थी। इसका विकास 24वें तीर्थंकर ने किया था, तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया था। जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा, सत्य और आत्म शुद्धि पर आधारित था। इसे समझने के लिए इसके प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से जानना आवश्यक है। ये तो बात हुई थोड़ा सा परिचय। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं बहुविकल्पी टाइप के। बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन बनेंगे तो आपका जैसे यहाँ पे बनेगा कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, ये 24वें तीर्थंकर कौन थे, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म में कोई हानि नहीं पहुंचाना ये चाहिए, ये अहिंसा हो, ये अहिंसा है। ठीक है, यानी किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रकृति पे कोई हुई हो, उस पर हमें हिंसा नहीं करना है। जैन धर्म में हिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, अहिंसा को। ठीक है, इसके मूल कर्तव्य हिंसक कार्यों से बचना, शाकाहार अपनाना और प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना, ये जो है इसमें बताया गया है। अहिंसा का मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि जैसे गांधी जी अहिंसा अपनाते थे, वैसे ही यहाँ पे भी जैन धर्म में अहिंसा को जो है माना गया है, और इसी से जो है आगे जो है यहाँ पे प्रकृति को फॉलो करना है कि हमें प्रकृति से भी जो है कोई ऐसी प्रकृति को बर्बाद नहीं करना, उसका संरक्षण करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखेंगे ट्रूथ, सत्य। सत्य बोलना है आपको, हमेशा सच बोलना है, अपने जीवन में सत्य का पालन करना है। झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को गुमराह करना पाप माना जाता है। सत्य के साथ रहकर नैतिकता जीवन जीना, यही जो है आपका सही धर्म माना जाता है। तो जैन धर्म में इन सब बातों को देखिए बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया, समझाया गया है, ताकि जो है इंसान उसको समझ सके। नेक्स्ट इसमें बताया कि चोरी ना करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि चोरी करना गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह है, गुनाह नहीं बल्कि पाप है, पाप नहीं बल्कि महापाप है। बिना अनुमति किसी चीज को लेना, चोरी करना पाप होता है। दूसरों के अधिकारों को सम्मान करना चाहिए, हर चीज ईमानदारी से प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन कौन ऐसा चाह रहा है आज के दिन में, तो और जो है क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पर, वस्तु और संपत्ति के प्रति अधिक लगाव रखना। ये यहाँ पे जो है ना रखना, ठीक है, लगाव ना रखना, ये बताया गया है। भौतिक वस्तुओं और संपत्ति के प्रति मोह नहीं रखना। जो जैसे कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि आप इस दुनिया में आए हैं तो लोगों के साथ लगाव हो जाता है कि मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, इस पर से लगाव इंसान को हो जाता है, और उसी के लिए मारपीट होते हैं, और 1 इंच के जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। तो ये सब क्या है, इससे मोह नहीं लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि ना लेकर कुछ आए हैं और ना लेकर कुछ जाएंगे। अगले पॉइंट में देखेंगे, अधिक धन संपत्ति का संग्रह करना लोभ को बढ़ाता है। अगर आपके पास अधिक धन संपत्ति का संग्रह कर लेते हैं तो लोभ का ये लोभ होता है। और देखिए, इंसान के पास जितना होता है ना, वो उतना ही सोचता है कि मेरे पास और कहीं से आ जाए, मेरे पास और कहीं से आ जाए। लेकिन जो इंसान जो कहीं कहीं नहीं होता जिसके पास, वो सोचता है कि मेरे पास इतना रहे कि मैं खुश रहूं उसमें। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास आता रहे, लेकिन उनको कभी पेट नहीं भरता है उनका। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे, जरूरत से ज्यादा चीजें ना रखना और साधारण जीवन जीना, ये जैन धर्म में सिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, ब्रह्मचार्य।
ब्रह्मचर्य की बात करें तो इंद्रियों पे संयम रखना, जीवन में पवित्र बनाए रखना आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। सभी इच्छाओं और कामनाओं को नियंत्रण करना ये ब्रह्मचार्य है। ब्रह्मचार्य का मतलब ही क्या होता है? अपने इंद्रियों पे संयम रखना, यानी आपका नजरिया कैसा है, सबके प्रति देखने का नजरिया बराबर होना चाहिए। आप किसी को देख रहे हैं तो आपका नजरिया बराबर होना चाहिए, सबको समान नजर से देखना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया पॉइंट आता है नेक्स्ट, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब ये है कि इसका अर्थ है, इसका मतलब ये 3 मैंने शब्द लिखे हैं यहाँ पे, देखिए जरा। किसी भी बात या चीज को अलग अलग दृष्टि से देखना या समझना, ये अनेकांतवाद है। इसको सरल शब्दों में समझते हैं, ये सिद्धांत बताता है कि सत्य ही सत्य होता है, सत्य ही सत्य होता है, और यहाँ पे लेकिन उसे देखने और समझने के कई सारे तरीके होते हैं। यानी सत्य ही सत्य होता है, सत्य ही एक ही होता है, और उसे समझने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उसे समझते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक वस्तु को देख रहे हैं, आप और आपका दोस्त एक वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन दोनों के विचार उस पर अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह गलत है, बल्कि दर्शाता है कि किसी बात को कई दृष्टि से देखा जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा पॉइंट, बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, यानी कर्म सिद्धांत का मतलब ये है, अगर इसकी अर्थ की बात करें तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के फल उसे अवश्य मिलता है। महत्व अगर बात करें इसका महत्व क्या है, तो अच्छे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका आत्मा भी कहेगा कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जबकि बुरे कर्म आत्मा को बंधन में डालते हैं, उसको बुरी तरह से जो है बर्बाद करते हैं। शुद्ध विचार, सही आचरण और दया का पालन अच्छा कर्म माना जाता है। कितनी अच्छी बात है ये, कितना अच्छा सिद्धांत है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप खुद समझ पाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। आत्मा और मोक्ष, आत्मा और मोक्ष की बात करें तो यहाँ पे इसका सिद्धांत ये कह रहा है कि आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? अमर है, और शरीर नाश्वर है। शरीर नाश्वर है, आत्मा अमर है, बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है। मोक्ष का जो लक्ष्य है वो आत्मा को सभी बंधनों से यानी कर्मों से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करना है। जो भी आपके बंधन है, जो भी आपके कर्म है, उन सबसे जो जिस दिन मुक्ति पा लेंगे, मुक्ति कब मिलेगा? जिस दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी, उस दिन सभी कर्म, सभी टेंशन, सभी दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वही बात इसमें कहा गया है। और मार्ग के लिए इसमें जो है कुछ बताए गए बात, इसको समझना है। सम्यक दर्शन, सच्चे धर्म को अपना समझना, अपनाना, ये उसमें बताया गया सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना, ये इसमें बताया गया है। इसके लिए मार्ग बताए गए हैं। और सच्चे आचरण मतलब धर्म के अनुसार आचरण करना, ये इसमें बताया गया है। और फिर इसके बाद इसके 3 रत्न बताए गए हैं जैन धर्म के, जो यहाँ पे दिए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी सत्य को समझना, सत्य का ज्ञान प्राप्त करना और सत्य के अनुसार आचरण करना, ये सब इसके जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। बहुविकल्प में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अति लघु में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन अब आता है यहाँ पे आपका ऐतिहासिक तिथियां। ऐतिहासिक तिथियों की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मैंने यहाँ पे उत्तर भी लिख दिया है। तो 300 ईसा पूर्व की बात करें, 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी और महात्मा चाणक्य ने इसका नेतृत्व किया था। तो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे 563 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटी थी? तो गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो बाद में बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी यहाँ पे डेट मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट भैया आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 712 में क्या हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर आक्रमण किया था, और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध यानी आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है पर विजय प्राप्त की और भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 1192 में। तो 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, और 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई गई थथी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें गोरी की विजय हुई थी, दिल्ली सल्तनत पर नींव रखी थी। ठीक है, पहले में 1191 में पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था, और 1192 में जो है इसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ठीक है, बात करते हैं 1526 में। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी।
ठीक है। बात करते हैं 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन साम्राज्य मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक है। बात करते हैं 1857 में, तो 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, इसमें भारतीय स्वतंत्रता का पहला बड़ा आंदोलन माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसमें द्वारा भारतीय नागरिकों को उल्लंघन उन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट 1947 की बात करें तो देश की आज़ादी मिली थी और विभाजन हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतंत्र देश को आज़ादी मिली और देश का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान अलग हुआ था। 1950 की बात करें तो 1950 में जो है यहाँ पे भारत का संविधान लागू हुआ था और नया गणराज्य भारत यहाँ पे बना था। ठीक है। ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन है 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का जो है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यरोहण हुआ था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिक पॉइंट लगा लीजिए, जब कोई राजा बनेगा, कोई राज्यरोहण किसी का होगा तो काउंटडाउन शुरू होगा। ठीक है। 1 2 3 ऐसे काउंटडाउन शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो 321 में क्या हुआ था? 321 में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था। अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है। 321 में। चलिए बात करते हैं आगे। आगे है 78 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था और शक संवत की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे देखिए कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 78 नहीं 7-8 लगातार कंटिन्यूस 7-8 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आप क्या करिए, महसूस करिए कि जो ये काने उंगली है ना, इसको याद करिए। ठीक है। कनिष्क 7-8 में क्या हुआ था? कनिष्क यानी काने उंगली, कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। तो आप ऐसे थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगाइए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि 7-8 में क्या हुआ था? कनिष्क यानी कनिष्क काने उंगली, कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। ठीक है। ऐसे ही इसके बाद तो यहाँ पे अगला लिखेंगे, यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 712 ईस्वी में, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सिंध पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे जो है आप इसको ट्रिक से थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। देखिए जब साथ में 12 बज जाए ना, साथ में 12 बज जाए, ठीक है, सब जब साथ में चेहरे पर 12 बज जाए तो समझ जाना कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या गड़बड़ होने वाला है भैया? कुछ आक्रमण होने वाला है, यानी कसम खा लीजिए। ठीक है। कसम खा लीजिए कि यहाँ पे कासिम ने कहाँ आक्रमण किया था? सिंध पर। तो देख लीजिए जब साथ में चेहरे पर 12 बज जाए, साथ में चेहरे पर 12 बज जाए तो 712 हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ मतलब गड़बड़ होने वाला है, समझिए कि आक्रमण होने वाला है। और कसम से आक्रमण कौन करने वाला है? कासिम करने वाला है। कौन? कासिम। कहाँ पे? सिंध पर आक्रमण करने वाला है। तो इस प्रकार से थोड़ा ट्रिक पॉइंट लगा के याद कर सकते हैं, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है, उन डेट को आसानी से आप याद कर सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेट में और आपको करवा दूंगा, ताकि जो है 10 नंबर आपके और फिक्स हो जाए। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1206। अब देखिए यहाँ पे 6 का आधा, ठीक है, 12 का आधा जो है यहाँ पे 6 है, और 6 का दुगना कितना है? 6 का दुगना 12 है। तो यहाँ पे बस 0 लगा दिए, 1206 हो जाएगा। दोनों में से कोई पॉइंट आपको थोड़ा समझना है कि 12 है 6 है, 1206 है, 6 का आधा, 12 का आधा 6 और 6 का दुगना 12 हो जाएगा। तो भैया दिल्ली सल्तनत की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी 1206 में। ठीक है। दिल वालों की दिल्ली जो है 1206 में जो है इसकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, तो 1347 में, ठीक है, 1347 में बहमनी सल्तनत की शुरुआत हुई थी। 1947 की अगर बात करें तो 1947 में देश आजाद हुआ था, उससे पहले 1347। अब देखिए इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद करते हैं। 13, ठीक है, मैं कहूंगा यहाँ पे भाई 13 जो अचार है ना, 13 जो अचार है वो सब साथ में खा गए। ठीक है। 13 जो अचार है साथ में क्या कह गए? साथ में खा गए। तो देखिए ध्यान से थोड़ा समझेंगे। 13 अचार, 13 मतलब 13 अचार मतलब 4 साथ में खा गए। ठीक है। साथ में खा गए तो यहाँ पे हो जाएगा 13 अचार साथ में खा गए। कौन खा गया भाई? बहमनी के लोग खा गए। कौन खा गया? बहमनी के लोग खा गए। ठीक है। या भी ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 अचार साथ में खा गए और मनी के साथ बह गए। ठीक है। मनी के साथ बह गए। ऐसे भी थोड़ा ट्रिक पॉइंट लगा लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और अच्छे से आप उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद तो आपका आता है यहाँ पे 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, और यहाँ पे जो है
गोवा पर कब्जा किया था, ये सेंटेंस नहीं है, गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 में, ठीक है, 1510 में। तो यहाँ पे देखिए 1510 है, 1510 है, और यहाँ पे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। गोवा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, वहां पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वहां पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। तो देखिए अब महसूस करें कि जो है पुत्र पुत्र आपका पुत्र है, ठीक है, आपका पुत्र है और गाली दे रहा है, पुत्र गाली दे रहा है, तो पुत्र गालियां हो जाएगा कि क्या कर रहा है, पुत्र गाली दे रहा है, तो पुत्र गालियां, ये 1510 गाली दिया है। महसूस करें कि 1510 गाली दिया है आपके पुत्र ने, और आप जो है जो है कब्जा कर लिया आपके जमीन पर। कहने का मतलब दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगाइए कि आपके पुत्र ने 1510 गाली दिया है और आपने कहा भाई जा गोवा पे कब्जा कर ले, है ना, जा गोवा पे कब्जा कर ले। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाए कि पुत्र गालियों ने 1510 गाली दी है, जिसे आपने जो है अपना गोवा खो दिया है। ऐसे भी आप ट्रिक पॉइंट लगा के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है पानीपत का जो है, पानीपत का 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का जो 26 में युद्ध हुआ था वो लिखेंगे यहाँ पे और ट्रिक पॉइंट स्टार्ट करेंगे। देखिए 26 में इसका ट्रिक पॉइंट है कि 26 में पानी पिया, ठीक है, 26 में पानी पिया। तो पानी पिया मतलब कि जो है यहाँ पे 26 मतलब 1526 पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है 27 में भी युद्ध हुआ था, ठीक है, 28 में भी युद्ध हुआ था, उसका अलग पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। बात करते हैं 1986 में अमेरिकी दल जो है हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे ये आपका इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का ये पॉइंट है कि 1986 में जो है अमेरिकी दल आते और हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थान पर जो है उत्खनन प्रारंभ किया था अमेरिकी दल ने। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 1986 है, ठीक है, 1986 है। 1986 अगर बात करें यहाँ पे तो 1986 में अमेरिकी दल हड़प्पा में आए थे। देखिए अब महसूस करिए कि जैसे अमेरिकी दल आए, ठीक है, तो वो छींकने लगे, और छींकते कैसे, अच्छी अच्छी करते हैं, है ना, अच्छी करते हैं। तो एट छी एट छे मतलब एट छी। तो इस प्रकार से देखिए उन्हीं लोगों ने छीका था भैया, उन्हीं लोगों ने अच्छी किए था, तो एट छी ऐसे करके। तो उन्हीं लोगों ने मतलब 19, ठीक है, उन्हीं मतलब 19 अच्छी 8 6 ऐसे करके 1986 में जब अमेरिकी दल आए तो हड़कंप मच गया। हड़कंप मतलब हड़कंप मच गया भैया कि वो लोग फिर से उत्खनन करने वाले हैं। तो ऐसे हम महसूस करें कि उन्हीं लोगों ने अच्छी की थी, अच्छी 8 और 6 हो जाएगा, ठीक है। कौन, अमेरिकी दल ने, और उससे हड़कंप मच गया, यानी हड़प्पा सभ्यता में फिर से उत्खनन उन्होंने प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ऐसे भी आप ट्रिक पॉइंट लगाइए, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पे जो है 1856 है, 1856 में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो आप इसको ट्रिक पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए अब यहाँ पे 1856 है, ठीक है, 1856 है, तो 1856 1856 है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये ब्रिटिश सरकार का टाइम है, जब ब्रिटिश सरकार भारत में गुलाम थी, उस टाइम पे जो है इन्होंने अपना एक विधवा पुनर्विवाह का नियम पारित किया था, क्योंकि उस टाइम पे सती प्रथा चलता था, ठीक है। सती प्रथा जो है ये 1829 में समाप्त की गई थी। तो उसके बाद जो है 1856 में एक नया कानून बनाया था अंग्रेजों ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह का। जैसे सती प्रथा में क्या होता था, पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला देते थे, पत्नी की दूसरी शादी नहीं होती थी, इसीलिए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेजों ने पारित किया था और ब्रिटिश भारत में, और फिर इसके बाद जो है पुनर्विवाह उनका होने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगाइएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं दोस्तों है 1935 में भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, या फिर कह सकते हैं आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आसानी से पूरे की पूरे सेंटेंस को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ऐसे में आपको और जो भी सेंटेंस रहेंगे वो याद कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि वह स्थान जहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन पूछा गया कि वह स्थान जहां चंद्रमौत की राजधानी थी।
ठीक है। वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। वह स्थान जहां 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो सबसे पहले अगर आप इसका आंसर दे देंगे ना तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। तो पहले आंसर दे लेते हैं, 1 नंबर यहाँ से ले लेते हैं, फिर मानचित्र में भर लेंगे, वहां से 1 नंबर लेंगे, फिर इसके बाद भैया हमारा 10 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो वह स्थान जहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, ये तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। और कालीबंगा पड़ता है दोस्तों यहाँ पे जो है आपका राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे जो है पटना, बिहार की राजधानी पटना इसकी राजधानी है। ठीक है, पाटलिपुत्र प्राचीन नाम है, पटना वर्तमान में है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। और ये पड़ता दोस्तों कहाँ, आगरा में पड़ता है। ठीक है, अभी सटीक तरीके से मानचित्र कैसे भरेंगे वो बताएंगे आपको। फिर इसके बाद 1857 में विद्रोह क्रांति हुई थी। तो ये भैया हुआ था मेरठ में, और मेरठ पड़ता है यूपी में। और जो है मेरठ कहाँ है इसको भी आपको दिखाएंगे और ट्रिक बताएंगे कैसे आप आसानी से मैप को पहचान सकते हैं। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो नमक कानून तोड़ा था वहां पे भैया दांडी में। अगर मैं इसका लोकेशन बता दूं तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से गुजरात मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दांडी पड़ेगा, यहाँ पे आपका दांडी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दांडी भर देंगे। और साबरमती आश्रम से जो है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी पहुंचकर जो है उन्होंने अपना कानून जो नमक बनाकर कानून तोड़ दिया था। और वहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, चलिए अब इसको मानचित्र में कैसे भरते हैं इसको फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे इतिहास का मानचित्र भर दिया है। और इतिहास के मानचित्र को जो है सही तरीके से भरने के लिए पहले आपको यहाँ पे एक ट्रिक जानना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है, देखिए जब कोई भी आप सामान मंगाते हैं किसी पार्सल से, तो आप क्या होता है कि आप एड्रेस बताते हैं। एड्रेस में कोई एक आप लैंडमार्क बताते हैं। ठीक है, कोई एक लैंडमार्क बताते हैं कि भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये पेट्रोल पंप है, ये स्कूल है, ये दुकान है, यहाँ पे आ जाइए, हम यहाँ पे खड़े हैं, या फिर यहाँ पे आप पार्सल दे दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले आपको पूरे की पूरे मानचित्र में एक लैंडमार्क ढूंढना है। ठीक है, आइए मैं वो लैंडमार्क बताता हूँ ताकि जो है आपको मानचित्र भरने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन देखे थे उस क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन था राजस्थान में जो कालीबंगा, जहां पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो कालीबंगा आपको भरनी है। अब कालीबंगा राजस्थान में, आपको नहीं पता है राजस्थान में कालीबंगा कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान जो है ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। और इस प्रकार से आपको ऐसे निकला हुआ दिखाई देगा ये। ठीक है, राजस्थान आप इस प्रकार से आप एक लैंडमार्क ढूंढ लीजिए इसका। ठीक है, इस प्रकार से इससे निकला रहेगा, दिखाई देगा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब यहाँ पे करना है क्या, अगर आपको समझ में नहीं आया कि मानचित्र में कहाँ भरे, तो क्या करिए आप लगभग बीचों बीच भर दीजिए, आपका काम सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऐसा मानचित्र आपको नहीं मिलेगा, सादा मिलेगा, पूरा सादा रहेगा। ये रेखा उखा ये सब जो है ना, ये सब नहीं बना रहेगा उसमें। उस सादे मानचित्र में एग्जैक्ट लोकेशन मिल पाना मुश्किल है और कोई भर नहीं पाएगा एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, लेकिन लगभग लगभग तो भर लेंगे। तो लगभग में आप जो है, जैसे मैंने यहाँ भरा है, तो जो कालीबंगा और राजस्थान के साइड में है, नहीं राजस्थान का बॉर्डर है कालीबंगा। ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ है जिले में पड़ता है, आपके राजस्थान के जिले में। तो यहाँ पे कालीबंगा है, अगर आपको नहीं पता तो बीचों बीच यहाँ पे लगभग भर दीजिए कालीबंगा, तभी आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि कालीबंगा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस इतना काम करना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही लोकेशन हो गया, सही नाम हो गया, पूरा नंबर मिल जाएगा 2 नंबर आपको। उस पर आराम से 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, ये ऐसे ही भरना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, लैंडमार्क जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि लैंडमार्क इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो पता कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत देखिए यहाँ पे वो लोग कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक लैंडमार्क और आपको बता रहा हूँ। जो नेपाल है ना, ये देखिए नेपाल है, ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है। नेपाल का देखिए, नेपाल का आधा जो है, आधा यूपी है, नेपाल का आधा यूपी है और आधा बिहार है। ठीक है, आधा यूपी और आधा बिहार है। अब यहाँ से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं कि वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वह स्थान जहां पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो यूपी बिहार में ये सब दोनों है। इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे आधा नेपाल यूपी है और आधा नेपाल बॉर्डर जो है बिहार का है। तो यहाँ पे देखिए अब ये बिहार है, तो बिहार की राजधानी अगर आपको नहीं पता कि पाटलिपुत्र है,
तो मतलब पटना है, और कहाँ हम भरे, तो लगभग बीचों बीच भर दीजिए, ठीक है, बीचों बीच भर दीजिए, आधे नेपाल के बीचों बीच भर दीजिए, काम हो जाएगा, वो एकदम सही होगा, बिल्कुल कोई काट नहीं सकता है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% कोई काटे नहीं सकता है अगर आप ऐसे मानचित्र को भरेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ भर देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, और यहाँ पे अगर बाहर जगह नहीं है तो बाहर एरो बना देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे पटना या पाटलिपुत्र, बस आपका काम हो जाएगा। बस दोस्तों आपने सही नाम लिख दिया है, सही लोकेशन दर्शा दिया है, एक नंबर आपको मिल गया भैया 2 नंबर, ठीक है। ये सही तरीका है मानचित्र भरने का। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है, तो ये पड़ता है आगरा में। अब देखिए यूपी तो बहुत बड़ा है, अब आगरा कहां भरे, तो देखिए ये जो आपका नेपाल है ना, यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो टर्निंग पॉइंट है ये ध्यान रखेंगे, और इसी के जस्ट यहाँ पे इसी के जस्ट सामने लगभग टर्निंग पॉइंट के यहाँ पे दिल वालों की दिल्ली है, यानी भारत की राजधानी दिल्ली। अब इसी के जस्ट नीचे आपको आगरा भर देनी है, और उसी के जस्ट बगल में ये मेरठ है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे हुआ था, ये लैंडमार्क है, ठीक है। अगर आपको ये पता हो जाए कि दिल्ली वालों की दिल्ली यहाँ पे है, बीचों लगभग यहाँ पे देखिए बीचों बीच है ना, उसकी पर यहाँ भर देंगे, तो उसी के नीचे यहाँ मेरठ पड़ेगा, उसी के नीचे आगरा पड़ेगा, उसी के नीचे मथुरा पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लैंडमार्क ढूंढ लीजिए और आसानी से प्रजन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फतेहपुर सीकरी यहाँ पे भर दिया है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड था, यहाँ पे थर्ड मैंने भर दिया है, जगह नहीं था मैंने एरो बना के यहाँ पे लिख दिया है, मैंने सही नाम भरा है, सही जगह भर दिया है, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे दोनों मिल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से लैंडमार्क ढूंढ के आप भरिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका 10 नंबर कोई काटेगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे और मानचित्र में आपको और नाम भरने, क्योंकि अभी और आगे मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। वादा करता हूं दोस्तों कि जो मैं करवा दूंगा वही पेपर में आएगा, और जितना करवाऊंगा, जितना मतलब कि 100-200 नहीं, बस मुश्किल से 10-20 करवाऊंगा, वही में से आपके पेपर में आएगा, और 20 नंबर आपका जैसे कि मानचित्र का और डेट वाला कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन यहाँ पे था कि प्रथम 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से शुरुआत हुई थी, और मेरठ पड़ता है यूपी में, जो दिल्ली के पास में लगभग पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, और यहाँ पे एरो बना के मैंने यहाँ पे मेरठ लिखा है, और क्वेश्चन नंबर चौथा था, चौथा मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे ताकि पता चले एग्जाम में कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आपने लिखा है, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यहां भरने के बाद इस प्रकार से 1 नंबर इस पे, और सही जगह भरने के लिए 1 नंबर इस पे, 2 नंबर आपका तैयार हो गया, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मानचित्र फिर भी भरना नहीं आता तो मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको 10 नंबर में से कुछ मिल ही जाएगा, मतलब 8-9 तो मिल ही जाएगा, वो मैं ट्रिक बताऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे 5वां देख लेते हैं। गुजरात में जो है आपका यहाँ पे वह स्थान जहाँ पे दांडी का जुमला नमक सत्याग्रह खत्म हुआ था, गांधी जी ने खत्म किया था, तो यहाँ पे देखिए दांडी समुद्र के लगभग तट में पड़ता है, यहाँ पे गुजरात में, और इस नीचे वाले पोर्शन पे है दांडी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दांडी, तो यहाँ पे मैंने लोकेशन भर दिया, इसका नाम भर दिया है, 1 नंबर 2 नंबर तैयार भैया, यहाँ पे 10 नंबर मानचित्र में मिल गया। इस प्रकार से दोस्तों आपको मानचित्र को प्रदर्शित करना है, और आप देख पा रहे हैं ऐसे ही मानचित्र सही तरीके से भरा जाता है। तो इतिहास के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। यानी मौर्य वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसको आप पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे कि अशोक के अभिलेखों से अशोक के शासन, धम्म आदि के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न ये है कि मौर्य वंश के बारे में बता रहा है, यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे अशोक के बारे में क्यों बताया गया है? क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, ठीक है, पुत्र का नाम था बिंदुसार, और जो है बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, ठीक है। आप अशोक के बारे में जानते होंगे। तो इस प्रकार से जो मौर्य वंश के जो पीढ़ी थी उनके बारे में बात भी कही जा रही है यहाँ पे। तो हमें जो अशोक के जो अभिलेख है, इनके शासन के बारे में, इनके धम्म के बारे में आदि के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे आप। दूसरा पॉइंट ये है कि
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में जो मौर्य की शासन काल है उसकी व्यवस्था के बारे में और जो मौर्यकालीन समाज है उस पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पे एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन जाएगा कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने चाणक्य के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, ये जो पुस्तक थी इसमें मौर्य साम्राज्य के मौर्य के प्रशासनिक शासन के बारे में बताया गया है। तो ये जो पुस्तक है इसके बारे में यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ते हैं, जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, उसमें मौर्यकालीन समाज पर प्रकाश डाला गया है, उसके बारे में बताया गया है, यहां से जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहां से दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि इंडिका की पुस्तक के लेखक कौन है, जवाब होगा मेगास्थनीज। या आपसे अगर पूछ ले कि अर्थशास्त्र के पुस्तक किसने लिखा है, तो जवाब होगा कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्रश्न आपके बहुविकल्पीय भी यहां से बन सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी से इसे अच्छे से रट लीजिए क्योंकि आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इस पर प्रकाश डालिए, इसके बारे में बताना है। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, या इसी सवाल को अथवा करके पूछ लेगा कि मौर्य कालीन केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहले प्रश्न एक बार थोड़ा फिर से समझ लीजिए, जब आप प्रश्न समझ जाएंगे तो उत्तर देने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन पूछा है कि मौर्य वंश, यानी मौर्य वंश में उस टाइम पे उनकी जो शासन व्यवस्था थी, जो प्रशासन चल रहा था, उसकी क्या विशेषताएं थी, कैसे कैसे उस टाइम पे शासन व्यवस्था चलाए जा रहे थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए कौन कौन सी विशेषताएं थी, जैसे केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन। इन्हीं प्रशासन के बारे में आपको बताना है। तो प्रशासन को कैसे डिवाइड किया गया है, इसी बात को यहाँ पे समझना है। तो देखिए, सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्र में राजा होता था और राजा ही मुखिया होता था, राजा सब कुछ काम करता था। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्र में प्रशासन व्यवस्था राजा संभालते थे। इसके बाद आता है यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का मतलब जो क्षेत्र होता था वो बटा होता था, अलग अलग प्रांत के अनुसार बटा होता था और उनमें छोटे छोटे अधिकारी या फिर ऐसे लोग अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो उन प्रांतों का अच्छे से प्रशासन को चला सके। ऐसे ही स्थानीय प्रशासन है। स्थानीय प्रशासन का मतलब छोटे छोटे नगरों कस्बों में बांट दिया गया था और वहां पे किसी एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया गया था जो उस क्षेत्र का प्रशासन देखभाल सके और उसका संचालन कर सके। इस प्रकार से 3 प्रशासन व्यवस्थाओं में सरकार बटी हुई थी। आज के डेट में बात किया जैसे केंद्र सरकार होती है, ठीक है, केंद्र सरकार होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के बाद स्थानीय सरकार होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार के सरकार होते हैं। तो यहाँ पे जो सरकार, केंद्र सरकार में जैसे प्रधानमंत्री होंगे, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होंगे और इसके बाद जो स्थानीय सरकार अगर गांव में बात करें तो ग्राम पंचायत होते हैं, नगर में अगर बात करें तो नगर में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आइए इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो केंद्रीय प्रशासन के अगर बारे में बात करें तो आप यहाँ पे आसानी से इसे समझ सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन में बात करें तो मौर्य प्रशासन में भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसका केंद्र बिंदु राजा होता था। और इसमें कहा गया है कि यह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का जो प्रमुख होता था, यानी जो राजा होता था वो राजा केंद्र में होता था और वही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, यानी कार्य जो भी होते थे वो राजा के द्वारा किए जाते थे। व्यवस्थापिका का काम जो होता था वो राजा के द्वारा किए जाते थे।
कोई भी समस्या परेशानी होती थी तो न्यायपालिका ने न्याय भी राजा के द्वारा दिया जाता था। ऐसे ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं प्रांतीय के बारे में। तो देखिए प्रांतीय के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मौर्य साम्राज्य में 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। यानी जो पूरा मौर्य साम्राज्य था वो 5 बड़े भागों में विभाजित था। इसमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र उसकी प्रमुख राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद बताया गया इसमें प्रांतीय प्रशासन में जो है मंत्री परिषद होते थे, जिसका केंद्र से सीधा संपर्क होता था। यानी राज्य जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य में, उसमें अलग अलग प्रकार से पूरा साम्राज्य बटा हुआ था, ठीक है। और केंद्र में जो है राजा होता था, और केंद्र में राजा होता था, और सभी जो राज्य होते थे, जो प्रांत होते थे, वो केंद्र से अटैच होते थे, केंद्र से जुड़े होते थे। और हर एक जो है प्रांत में इसमें एक मंत्री परिषद होता था, और वो मंत्री परिषद उस प्रांत का संचालन करते थे, उसी का देखरेख करते थे। और केंद्र में राजा होता था, और राजा का संपर्क जो है उन प्रांतों से सीधा बना होता था। तो इस प्रकार से पूरा साम्राज्य जो है संचालन हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्थानीय प्रांत के बारे में। तो स्थानीय प्रांत मौर्य साम्राज्य में कैसी थी, यहाँ पे ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। तो जैसे आज के दिन में ग्राम प्रधान होते हैं, गांव का पूरा देखरेख संचालन ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है, ऐसे ही मौर्य साम्राज्य में जो गांव होता था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी, और उसका जो मुखिया होता था वो प्रधान होता था। गांव और जिले के प्रशासन के बीच मध्यवर्ती स्तर हुआ करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि गांव जो जिला होता था वो पूरे गांव से एक तरह से मध्यवर्ती मतलब अटैच करके देखा जाता था। शासन व्यवस्था जो था वो पूरे गांव से लेकर जिले तक देखी जाती थी। वही बात करें अगर नगर प्रशासन की, तो नगर प्रशासन में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करता है, और नगर का एक प्रमुख होता था तथा जिले के एक अधिकारी होता था। कहने का मतलब ये है जैसे कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं आज के डेट में, ऐसे ही नगर प्रशासन उस टाइम में मौर्य साम्राज्य में कैसे होता था, तो उसमें एक प्रमुख बनाया जाता था, और जो है एक जिले का अधिकारी होता था, वो सब देखरेख करते थे। इस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था नगर की चलती थी, ठीक है। आगे बात करें सैन्य प्रशासन में, तो सैन्य प्रशासन में कौटिल्य ने सेना के 3 भाग बताए हैं, जिसमें पुश्तैनी सेना, किराए की सेना और नगर पालिका से संबंधित सेना। पुश्तैनी सेना का मतलब क्या होता है? पुश्तैनी का मतलब ये होता है जैसे आपका घर है, तो आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपके पिताजी भी रहे हैं, आपके दादाजी भी रहे हैं। तो जिस घर में आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी रहे, आप हैं, इसका मतलब ये है आपका जमीन, आपका घर वो पुश्तैनी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो उसे पुश्तैनी सेना कहते हैं। मतलब एक घर में जो सेना है, फिर उनके पिताजी रहे, फिर उनके बच्चे रहे, तो उसी को पुश्तैनी सेना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद किराए की सेना। किराए की सेना मतलब ये है कि कुछ लोगों को सेना में रखा जाता था और उनको वेतन दिया जाता था, उसे किराए की सेना हम कह सकते हैं। वही बात करें नगर पालिका से संबंधित सेना। नगर पालिका से संबंधित सेना मतलब जो नगर में सेना होती थी वो नगर पालिका से संबंधित होता था और वही देख रेख करते थे। इस प्रकार से सैन्य मतलब सैनिक, जो सैनिक व्यवस्था थी वो इस प्रकार से बटी हुई थी। तो ये पूरा आप दे सकते हैं। और यहाँ पे 2 पॉइंट और है। जैसे बात करें न्याय प्रशासन की, तो न्याय प्रशासन जो था वो जैसे कि यहाँ पे न्यायपालिका जो था वो किसके हक में होता था? न्यायपालिका जो है वो राजा के हक में होता था और राजा ही न्याय करता था। तो जितने न्याय प्रशासन व्यवस्था थे वो राजा, यानी वहां के जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक केंद्रीय प्रशासन में जो होते थे वही करते थे। राजस्व प्रशासन की बात किया जाए तो राजस्व प्रशासन में जो धन है वो कैसे इकट्ठा होता था, किस पे कर लगाना है, किस पे जो है टैक्स कितना लगाना है, ये राजस्व प्रशासन देखरेख करता था। तो यहाँ पे ये पूरा प्रशासन इस प्रकार से बटा हुआ था और ये पूरा मौर्य साम्राज्य के यानी मौर्य वंश की प्रमुख विशेषता है। आप इसे आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहा हूँ।
15 से 20 दिन में पूरा चैप्टर हम लोग रिवीजन कर लेंगे, मतलब एक एक चैप्टर पूरा रिवीजन कर लेंगे। फिर इसके बाद मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर लेकर आएंगे, मैपिंग लेकर आएंगे, डेट का जो क्वेश्चन आते हैं वो सब करवाएंगे। अच्छी खासी तैयारी आपकी करवा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आपको 100% यहाँ से फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए चैप्टर वाइज रिवीजन करते हैं। और सबसे पहले यहाँ से पहला चैप्टर आपके सामने आ चुका है, ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट, मनके और अस्थियां, इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में ईंट, मनके और अस्थियां जैसे कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए थे जिनके आधार पर इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर, क्योंकि यहाँ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखा है, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां से बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। आपका अति लघु, मैपिंग का, डेट का, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, नहीं पहला पॉइंट। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 78 जो है ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो 78 ईस्वी में ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यहाँ पे 78 ईस्वी में आपसे पूछा जाए कि 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। देखिए सिंपल सी बात है, 7 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे, नहीं 7-8 में क्या हुआ था, 7-8, 78 मत याद करिए, 7-8 याद करिए। 7-8 में अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर इसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो ये हाथ बना रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो ये तो भैया हो गया अंगूठा, और ये बड़ी उंगली हो गया, और ये कानी उंगली हो गया, ठीक है। तो आप क्या करिए, जैसे ये कानी जो उंगली है ना, आप इसको उठाइए ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। तो 7-8 में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ये कनिष्क, इसको कनिष्क बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो ये कनिष्क का राज्यारोहण, ठीक है, 7-8 में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ऐसे तरीके से आपके लिए भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ये पॉइंट जो है आप आसानी से, ये कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, कानी उंगली आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो 7-8 में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। आगे पॉइंट पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मतलब कि इसकी खोज हुई थी। सबसे पहले देखा जाए तो हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज बात करें तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, ठीक है, 1922 में इसकी खोज हुई थी। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। ये सब आपका डेट में, मैपिंग में और बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। आपने एक सुना होगा कि जो है ऐसे ही कहानी तरह है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद का दीदार किया, 29 में गाना गाया और 30 में खुदा ने पुकार लिया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 26 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 27 में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 29 में अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, और 30 में जो है बाबर को खुदा ने पुकार लिया था। तो ये पूरी की पूरी उसकी जर्नी है बाबर की, जिस प्रकार से भारत में आया था और युद्ध किया था, ये पूरी उसकी विजय की कहानी है। सब में जीत गया था, 30 में उसका जो है मृत्यु हो गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो 1556, यहाँ पे 1556 में राइट आंसर हो जाएगा, 1556 में, ठीक है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसके बाद जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट है, हड़प्पा में अमेरिकन दल ने उत्खनन करता मतलब कब प्रारंभ किया था, तो 1986 में, ठीक है, 1986 में जो है, 1986 में उत्खननकर्ता जो थे वो अमेरिकन दल ने किया था, 1986 में, 1986, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे नोट पॉइंट में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नोट पॉइंट लिखा हुआ है इतिहास के मद्देनजर। यहाँ पे जैसे कि बीसी क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना बीसी लिखा होता है। और एडी की बात करूँ तो एन्ने डोमिनी, यानी ईसा मसीह जन्म के बाद की जो घटना होती है उसे एडी कहते हैं। और अब इस टाइम पे कॉमन इरा चलता है, ठीक है। जहां कहीं पे आपको अगर ईस्वी दिखाई देता है तो समझते हैं कि वो एडी है, और जहां पे जो है आपका ईसा पूर्व लिखा होता है, ईसा पूर्व मतलब कि जो है बीसी यानी बिफोर
4 क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस टाइम पे जो है कॉमन इरा चलता है, जैसे कि 2025 है, 2025 बोर्ड परीक्षा आपका होने वाला है, तो 2025 में कुछ लिखा नहीं रहता, इसलिए इसे कॉमन इरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ढेर सारी मात्रा में मृतकों का टीला प्राप्त हुआ है, इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला है काली चूड़िया किसे कहा जाता है? तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। काली चूड़िया जो है ये कालीबंगा जो है कालीबंगा में प्राप्त हुआ है, यहाँ से राजस्थान में है। ठीक है, काली चूड़िया कालीबंगा कहा जाता है। घग्गर नदी के जो है यहाँ पे तट पर है, और हड़प्पा की जो है शुरुआत जो हुई थी ये 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये तो क्वेश्चन अलग है, टॉपिक अलग है इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। यहाँ पे भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। हो सकता है थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे, थोड़ा सा आपको जो है अपना क्वालिटी बढ़ा लेना है। 360 पे देखेंगे तो आपका पूरा क्वालिटी अच्छे से दिखाई देगा। लोथल कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे लोथल गुजरात में स्थित है, और लोथल जो है ये एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा गया? तो लोथल है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम लिखा गया है लोथल। ठीक है, लोथल जो है इस समुद्र के तट पर है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। ये 1955 में जो है इसका उत्खनन हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ट्रिक पॉइंट यहाँ पे बनाया है, जैसे कि दिल बचपन का उम्र 55 का। ठीक है, दिल बचपन का उम्र 55 का, ध्यान रखेंगे। तो ये 1955 में लोथल की जो है यहाँ पे उत्खनन करता हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1955 में लोथल की खोज SR राव के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे लोथल की खोज जो है 1955 में SR राव के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? तो गोदीवाड़ा जो है ये लोथल में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदीवाड़ा पूछा गया है आपके एग्जाम में, गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? लोथल में। और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब आरंभ हुआ था? तो 1925 में NCERT में दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बनर्जी ने किया था। 1931 में हड़प्पा की खोज हुई थी, माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था, लेकिन उत्खनन जो है 1925 में प्रारंभ हुआ था। वही बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है 1921 में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे है यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा जो स्थल था वो मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। चलिए बात करते हैं अति लघुत्तरीय में। अब इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आता है। लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताइए। तो डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। नॉर्थ में देखा जाए तो यहाँ पे मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चेनाब नदी के तट पर यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ता है, यूपी में, और ये हिडन नदी के पास में है। ठीक है, वही बात करें वेस्ट में तो यहाँ पे पाकिस्तान में सुतकागे डोर, ठीक है, दशक नदी के तट पर, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, बात करें वहीं पे दक्षिण में तो यहाँ पे दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर दहमाबाद पड़ता है, यहाँ से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये चार दिशाओं में जो है यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यही उसका पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बनौली की बात करें तो यह हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पर है। और रोपड़ की बात करें पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अलग से आपसे पूछा जा सकता है। बनौली हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चानुभोदड़ो मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? तो चानुभोदड़ो में मनके बनाने के लिए, मनके मतलब मटका होता है ना, मटका बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? तो ध्यान रखेंगे मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, जिसे सुंदर लाल का रंग होता है, उसी को जो है कार्नेलियन के नाम से जानते हैं, सिलखड़ी, तांबा,
कांसा और पक्की मिट्टी के जो है प्रयोग किए जाते थे। यानी चानू हुदुड़ में जो मनके यानी मटके जो बनाए जाते थे, वो मटके जो थे वो सुंदर लाल रंग का सेलखड़ी होता था, तांबा से बनाए जाते थे, कांसा होता था उससे बनाए जाते थे, और पक्की जो मिट्टी होती थी उससे बनाए जाते थे। इसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट आप बस देखते जाइए। अगला है हड़प्पा लिपि का जो है हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा जो लिपि है, यानी जो वहां पे लिपि मिली है वो कैसे लिखे जाते थे उसके बारे में समझना है। अथवा पूछ सकता है हड़प्पा लिपि को पढ़ने में सफलता क्यों नहीं मिल पाई है। जो हड़प्पा लिपि है उसमें आज तक भी उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसके पीछे क्या कारण है उसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा निवासियों को लिखने की कला का ज्ञान था। ये तो बात सत्य है कि हड़प्पा के निवासियों को लिखने का कला का ज्ञान था, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। क्या लिख दिया भाई उन्होंने, ऐसा है ना। यह लिपि भाव चित्रक थी। भाव चित्रक का मतलब ये है कुछ भाव प्रकट करते थे, कुछ चित्र के माध्यम से वो इंडिकेट करते थे, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसमें प्रत्येक चिन्ह एक शब्द की पहचान होती थी। जो भी चिन्ह, जैसे मान लो कोई यहाँ पे मान लो कोई ये चिन्ह बना दिया, ठीक है, ऐसे करके ये कुछ इसे उर्दू भाषा लिख रहा है, तो यहाँ पे कोई चिन्ह बना देते थे, उस चिन्ह की पहचान ही होती थी कि कुछ लिखा गया है, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। आगे है, लेकिन अभी तक सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी प्रथम जो लाइन है, जो प्रथम लाइन है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका बायां हो जाएगा, इधर जैसे मैं आपको देख रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, ये बायां हो जाएगा और ये हो जाएगा दायां हो जाएगा। तो जो लिपि लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं, जो पहली लाइन होती थी वो ऐसे लिखी जाती थी, इधर से, जैसे उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू ऐसे। इसके बाद जो है जो दूसरी लाइन होती थी वो बाएं से दाएं ऐसे लिखते थे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से लिखा गया है, तो आप ऐसे अच्छे से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अथवा पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, आप इसे जरूर तैयार कर लें। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूं, आपका कॉपी ही आपका पहचान होता है, क्योंकि ना तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, ना तो कभी आपको देखा है, ना तो कभी आपसे मिला है। आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। जो कॉपी में आप लिखेंगे उसी प्रकार से आपको नंबर मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लिखने का भी तरीका होता है। अगर आप डायग्राम के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से, फिगर के माध्यम से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते चले जाइए, कोई कोटेशन, डायग्राम, फिगर वगैरह ना हो, तो नंबर कम मिलता है। इसलिए डायग्राम, कोटेशन और फिगर वगैरह का प्रयोग जरूर करें। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम बना लिया है अच्छे से, आप भी डायग्राम बना सकते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, विशाल अन्नागार। विशाल मतलब बड़ा, अन्नागार मतलब अन्न का आगार, यानी अन्न का घर। जैसे एक बहुत सा आपके घरों में बहुत सारे जो है बॉक्स होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ड्रम होते हैं जिसमें अनाज रखा जाता है। ऐसे ही वहां पूरा का पूरा एक मकान होता था, एक घर होता था जहां सिर्फ अनाज ही रखे जाते थे। तो विशाल अन्नागार में अनाज रखे जाते थे। इसके बाद विशाल स्नानागार, जैसे बाथरूम होता है नहाने के लिए, ऐसे ही वहां विशाल मतलब बड़े से एरिया में स्नान करने के लिए स्थान होता था। ठीक है, आगे है विस्तृत सड़कें निर्माण, यानी बड़े बड़े क्षेत्रों में सड़क निर्माण किया गया था। ये सब विशेषताएं हैं उसकी। नियोजित शहर का मतलब ये हो कि शहर को प्लान के अनुसार बसाया गया था, नियोजित तरीके से। मतलब कि अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो योजना बनाकर करिए, जो योजना बनाकर करेंगे उसी को नियोजित कहा जाता है। तो वहां पे जो शहर बसाए गए थे वो अच्छे तरीके से बसाए गए थे, एक तरह से प्लानिंग करके बसाए गए थे। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था, आगे पॉइंट यहाँ पे लिख पाएंगे, जल निकासी की व्यवस्था। तो जल निकासी की व्यवस्था जैसे कि यहाँ पे आज के में प्रेजेंट टाइम में पक्की नालियां देखने को मिल जाती हैं और सीवर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जल निकासी की अच्छी खासी व्यवस्था मिलती थी। अगला है दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर का मतलब ये है कि जैसे दुर्ग होता था, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे दुर्ग होता था। ठीक है, यहाँ पे दुर्ग होता था और निचला शहर यहाँ बसता था। ठीक है, निचला शहर जो है यहाँ पे होता था।
जो दुर्ग होता था उसमें राजा महाराजा ये सब बैठते थे, और जो निचला शहर होता था यहाँ पे मजदूर, किसान, सैनिक ये लोग होते थे, ताकि जो है कोई भी अटैक करने आए ना, तो जब ऊंचे पे रहेंगे तो भाई पहले तो जहाज था नहीं थे कि यहाँ ऊपर से चले जाएंगे, नीचे से ही जाएंगे लोग, तो जब पहले नीचे से जब यहाँ से जाएंगे तो पहले सैनिक मिलेंगे, है ना, पहले सैनिक से लड़ेंगे, तब तक यहाँ पे राजा अलर्ट हो जाएंगे कि भाई कोई अटैक कर दिया है। तो इसलिए दुर्ग में जो ऊंचाई पर होता था उसे दुर्ग कहते थे, जो नीचे निचला शहर बसता था वहां पे सैनिक, मजदूर, किसान ये सब होते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे बना कर ले सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर समझ जाएंगे तो लिख ले जाएंगे, अगर समझ नहीं पाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे। वही चीज सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे दे सकते हैं अच्छे तरीके से, जहाँ पे जो भी आवश्यकता है वहां पे अच्छे से मैंने इसे प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था? क्यों पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, क्यों नष्ट हो गया सिंधु घाटी सभ्यता? आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सिंधु नदी का मार्ग का बदलना। सिंधु नदी जो था, इस प्रकार से अगर आप देख पाएंगे तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, यहाँ पे कुछ प्रकार से ऐसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये सिंधु नदी इस प्रकार से ऐसे बहती है भारत पाकिस्तान में, और इसके तट पर जो है यहाँ पे जो है ऐसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं पे सिंधु जो नदी है, इस नदी के तट पर ही देखने को यहाँ मिलते हैं। और नदी ने कहा जाता है कि सिंधु नदी ने जो है अपना मार्ग बदला, अपने मार्ग बदलने से जो है इन सब का जो है पतन हो गया। भाई बाढ़ आई, बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हुआ, तहस नहस हो गया। तो पहला पॉइंट माना जाता है कि सिंधु नदी जो है अपना मार्ग बदल दी है, जिसके कारण जो है सिंधु घाटी का पतन हो गया है। ठीक है, अगला है बाढ़ और भूकंप। भाई सिंधु नदी मार्ग बदली तो बाढ़ आया, भूकंप आया, इन सब के कारण सिंधु नदी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, उसका पतन हो गया। आर्यों का आक्रमण, आर्यों ने आक्रमण कर दिया, फिर इसके बाद जो जब आक्रमण किया तो वो लोग भी उतने सक्षम नहीं थे, जीत नहीं पाए, हार गए, उसके बाद जो है उनका पतन हो गया। ठीक है, संक्रामक रोग बहुत सारे हुए जिनके कारण उनका सही से इलाज नहीं हो पाया, और उनकी पूरी की पूरी जो समाज थी वो धीरे धीरे मृत्यु हो गई, और फिर इसका पतन हो गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन में बहुत सारा परिवर्तन में, जैसे कि देखा जाए कभी ज्यादा ठंडी बढ़ जाती है, कभी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, तो ये सब के कारण भी पतन माना जाता है। पर्यावरण असंतुलन, मतलब कि बहुत ज्यादा असंतुलन हमें अगर एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा, तो कहने का तात्पर्य ये जैसे आज के डेट में प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर आने वाले दिनों में ऐसा बढ़ता रहा तो एक दिन पतन निश्चित है इस पूरे अर्थ का, है ना। ऐसे ही यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भी पतन हुआ होगा जलवायु परिवर्तन के कारण, पर्यावरण में असंतुलन के कारण। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं ऐसे समझ के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने है, मृद भांड से आप क्या समझते हैं? मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी होता है, भांड मतलब बर्तन, यानी मिट्टी की बने बर्तन को मृद भांड कहते हैं। तो देखिए मिट्टी से बने बर्तनों को जो है मृद भांड के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए थे, जो कि मिट्टी से बने बर्तन थे, जैसे कि मनके वगैरह हो गए, ये मिट्टी से बने बर्तन थे जिसको मृद भांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मृद मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी से बने बर्तन को मृद भांड के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट नोट करके यहाँ नोट कर लेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर REM व्हीलर 1944 से बने 1900 मतलब कि 1900 भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षक जो डायरेक्टर हैं वो 1944 में जो है व्हीलर थे, ये थे। ठीक है, और 34 में चानू हुजूर की खोज मजूमदार ने की थी, और 1935 में यमके यह जो है मेके द्वारा उत्खनन कराया गया था इसका। तो यह पे मतलब कि चानू हुजूर का थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। इसका पॉइंट ये है कि चानू हुजूर की खोज जो है 1934 में हुई थी, और मेके द्वारा जो है, पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है, मेके द्वारा 1935 में जो है इसका उत्खनन करता प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से कई टाइप के सवाल आपके बनेंगे, जैसे कि बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, मैप का, डेट का। यानी एक प्रश्न आप याद करोगे तो 4 प्रश्न आपका तैयार होगा। इसे यहाँ पे
महत्वपूर्ण जो बिंदु है मैंने लिखा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो यहाँ पे डेट का क्वेश्चन बन जाएगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। आप एक याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे 7-8 लिखा हुआ है, कोई रट्टा मार नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। 7 और 8, 7-8 में क्या हुआ था, तो थोड़ा सा महसूस करिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको महसूस करने की जरूरत है। ये मान लीजिए एक हाथ है, ठीक है, और हाथ की जो ये वाली उंगली होती है ना, ये वाली इसको बोलते हैं कानी उंगली। तो यहाँ पे देखिए कानी उंगली है ना, तो आप जब 7-8 साल के थे, महसूस करिए जब आप 7-8 साल के थे तो आपकी जो कानी उंगली है ना, ये कट गई थी, टूट गई थी, कुछ भी हो गया था। फनी तरीके से इसको आप एहसास करिए, या फिर मान लीजिए कि ये कानी उंगली है ही नहीं, है ना, तो आप ऐसे करिए 7-8 साल के जब आप थे तो ये कानी उंगली कुछ भी नहीं था, मतलब कि टूट गया था, कुछ भी हो गया था। तो 7-8 में क्या होता, कनिष्क मतलब कानी उंगली से आपको याद आ जाएगा कि कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ट्रिक लगा लीजिए, थोड़ा सा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जब पेपर में आएगा ना 7-8 में, तो आपको कुछ याद आएगा 7-8 में क्या हुआ था, कानी उंगली यानी कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, ऐसे आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अब इसको आप अपना दिमाग लगाइए और याद करने की कोशिश करिए, मैं आपको बताऊंगा अगली बार। ठीक है, आगे देखिए लिखा है यहाँ पे 321 में क्या होता, मौर्य शासक चंद्रगुप्त जो है इसका राज्यारोहण हुआ था। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है 1 2 3, ठीक है, काउंटडाउन लिखा है 1 2 3, तो इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 काउंटडाउन राजा का मतलब राजा बनने वाले हैं, तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है 1 2 3। तो 321 में क्या हुआ था, जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यारोहण हुआ था, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, इंडिका के लेखक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इंडिका के लेखक कौन है, तो जवाब होगा मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक है। ठीक है, आगे है अर्थशास्त्र के लेखक भी पूछ सकता है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य या कौटिल्य आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, मतलब कि ये जो है 2 टाइप का सवाल बनेगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, और ये इलाहाबाद स्तंभ के लेख के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना हरिशेन ने किया था। 2 टाइप का सवाल पूछेगा यहाँ पे, इलाहाबाद स्तंभ लेख पूछ लेगा या पूछ लेगा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो है किसकी रचना है, तो जवाब होगा हरिशेन की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, मेगास्थनीज जी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह इतिहासकार था। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि मेगास्थनीज कौन था, तो जवाब होगा वह है चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आया था वो क्या था, वो इतिहासकार था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे है अशोक स्तंभ के जो सारनाथ में जो है, सारनाथ में वाराणसी में पड़ता है, उसमें कितने शेर हैं, तो जवाब होगा 4 शेर हैं। 3 हमें दिखाई देते हैं, 4 शेर है, पीछे जो रहता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, थोड़ा से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभिलेख है, ठीक, क्वेश्चन पूछा है कि अभिलेख क्या होता है, तो देखिए अभिलेख पत्थर के, धातु के या मिट्टी के बने बर्तन जैसे कठोर सतह पर कुछ लिखे होते हैं, जिन्हें अभिलेख के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल चीज है, जैसे यह कॉपी में मैंने लिखा है, ऐसे पहले जो इतिहास जो हमारा प्राचीन है उस टाइम पे पत्थर पे लिखे जाते थे। आपने रामायण देखा होगा, रामायण में जब समुद्र में पुल बनाते हैं तो पत्थर पे राम लिखते हैं, है ना, तो ऐसे ही पत्थर पे, किसी धातु पे, मिट्टी पे, बर्तन पे कुछ लिखा होता था, और वो जो लिखा होता था इन धातुओं पर, बर्तनों पर, पत्थरों पर, उन्हीं को अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल है, रट्टा मत मारिएगा, सिर्फ समझने की कोशिश करेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो है बहुत लोग रटवाते हैं, अगर आप रट लेंगे तो कल भूल जाएंगे, लेकिन समझ जाएंगे तो लंबे समय तक याद कर पाएंगे। समझने की कोशिश करेगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन अगला, प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए। अगर क्वेश्चन आएगा प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए, तो इसमें आप लिखेंगे प्रयाग प्रशस्ति पर
कवि हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय और उसकी महानता के संबंध में वर्णन मिलता है। अब देखिए कितना आसान शब्दों मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करवाया है। जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ उस विद्यालय की बच्चों की कॉपी है और आप देख सकते हैं बहुत आसान शब्दों में जो है यहाँ पे मैंने लिखवाया है क्वेश्चन, तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे कवि हरिश्चंद्र द्वारा रचित, नहीं, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, किसके द्वारा रचित है, तो जवाब होगा हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। ये प्रयाग प्रशस्ति में किसकी कहानी है, तो जवाब होगा समुद्रगुप्त के विजय की कहानी है और उनकी महानता का जो है हमें वर्णन इसमें मिलता है। तो आसान शब्दों में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति को जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति एक रचना है, ठीक है, एक रचना है जो कि हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप सभी को पता होगा 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद में इनकी क्या विशेषताएं थी, आइए उन विशेषताओं पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है 16 महाजनपदों की कहानी। सबसे पहले महाजनपद क्या होते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है, जनपद यानी जिला कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे बड़ा क्षेत्र होता था। जनपद का अर्थ एक ऐसे भूखंड से होता है जहां पे कई लोग और कुल जनजाति या बहुत सारे लोग रहते हैं, बसाव होता है, जिसे जनपद के नाम से जाना जाता है। यह जनपद उत्तर वैदिक काल से आगे महाजनपद में परिवर्तित हो गया। मतलब कि एक छोटा सा क्षेत्र धीरे धीरे ये बड़ा सा क्षेत्र बनता चला गया और ये बड़ा सा क्षेत्र महाजनपद के नाम से कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए यहां मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप पढ़कर जरा बताइएगा ये क्या लिखा है। आपको पता चल गया भैया ये मूर्ख लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस के आगे अगर मैं यहां पे लगा दूं महा, ठीक है, यहां पे महा लगा दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, महामूर्ख। मतलब मूर्ख मतलब बेवकूफ है ना। अब महामूर्ख मतलब बहुत बड़ा बेवकूफ है, तो इसका मतलब ये है कि जब सेंटेंस में महा लग गया है ना, तो यहाँ पे महाजनपद है। अब जनपद का मतलब एक छोटा सा जिला, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है, लेकिन जब महा लग गया है तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, उसे महाजनपद का नाम दे गया। यहाँ पे ये सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए आपके सामने, यहाँ पे जो 16 महाजनपद है, इसमें बच्चे ने 19 लिख दिया है, ये 16 महाजनपद है। अब ये देखिए 16 महाजनपद आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं ट्रिक लगा के आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझने की कोशिश करिएगा, आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। सबसे पहले 16 महाजनपद में बात करें तो काशी। देखिए काशी का जो राजधानी है वो बहुविकल्पी में पूछ सकता है और या पूछ सकता है आपके मैपिंग में। तो काशी की राजधानी काशी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, याद नहीं करना, आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। काशी राजधानी हो गई। इसके बाद है कौशल। कौशल यहाँ पे लिखा है श्रावस्ती, ठीक है। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। तो आप मान लीजिए आपका नाम कौशल है या आपके दोस्त का नाम कौशल है, ठीक है, और कौशल से आप कह रहे हो कि कौशल भाई शराब सस्ती हो गई है। क्या हो गया है, शराब सस्ती हो गई है। शराब सस्ती का मतलब शराबस्ती, शराब सस्ती का मतलब शराबस्ती, पीना नहीं है, बस समझना है केवल, ठीक है। आगे देखिए, अंग। अंग मतलब जी आपका ये जो हमारी बॉडी है, आप सबका बॉडी है, ये सब बॉडी के अंग हैं, ये पार्ट है, ये अंग हो गया। अंग देखिए, अब अंग भंग कर देंगे भैया किसका, चंपा का। अंग भंग कर देंगे किसका, चंपा का। समझने की कोशिश करिएगा, बट ट्रिक से माध्यम से आप आसानी से तैयार कर लेंगे। देखिए कुरु लिखा है। अब अगर आपसे पूछ ले कुरु की राजधानी क्या है, तो कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। अब देखिए जब आपने रामायण देखा होगा, जब मेघनाथ जो है लड़ाई होती है, या फिर उसको छोड़िए थोड़ा सा, मान लीजिए कि जब इंद्र कोई राक्षस है, तो इंद्र जो भगवान है उनके साथ लड़ाई हो रही है, तो जो राक्षस है वो कह रहा है कि मैं इंद्र को परास्त करने के लिए क्या करूं। भाई इंद्र को परास्त करने के लिए क्या करूं, कैसे क्या करूं, तो इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है, क्या करूं मतलब कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मगध लिखा है, इसकी राजधानी है राजगिरी, और राजगिरी यानी इसे राजगृह भी कहते हैं। तो राजगीर जो है आपका पड़ता है बिहार में, ठीक है। अब इसकी राजधानी मगध है और ये राजगीर है। तो देखिए आप सोचिए कि मगध यानी मग ले लीजिए, ठीक है, मग ले लीजिए और उसमें राज को जो है भर दीजिए, ठीक है, मग में राज को भर दीजिए। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, इसको आप भी बना लीजिए, ठीक है। आगे है यहाँ पे वज्जी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैशाली।
अब सोचिए जो हरभजन सिंह है उनको प्यार से लोग भज्जी बुलाते हैं, तो यहाँ पे वज्जी लिखा है। अब भज्जी की यानी भज्जी की पत्नी का नाम क्या है? वैशाली। तो आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे है मल्ल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कुशीनगर। देखिए मल्ल जो निकलता है मतलब मल मतलब समझते हैं ना, मल मल आप खुशी खुशी निकाल देते हैं। मल क्या करते हैं? खुशी खुशी निकाल देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो आप मल की राजधानी कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है चेदी और यहाँ पे शक्तिमती लिखा हुआ है, ठीक है। शक्तिमती चेदी लिखा हुआ है, आप इसको आराम से अपने दिमाग से याद करिएगा, आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा है वत्स, यहाँ पे लिखा है कौशाम्बी, ठीक है। मान लीजिए साधु महात्मा है, साधु महात्मा जो है अपने जो है चेले को कह रहे हैं वत्स ये लो मौसम्मी का जूस पियो, ठीक है। वत्स ये लो मौसम्मी का जूस पियो, तो ये हो जाएगा आपका वत्स और मौसम्मी यानी कौशाम्बी, ठीक है। मौसम्मी यानी कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे पॉइंट है यहाँ पे पंचाल और यह लिखा है अहिछत्र लिखा हुआ, ठीक है। अहिछत्र है, ये है अहिछत्र, ये अहिछत्र है, ठीक है। अहिछत्र की राजधानी है, मतलब कि जो है पंचाल की राजधानी है अहिछत्र। तो देखिए पंचाल में अब देखिए अहिछत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसी चाल चलिए, 5 चाल चलिए, ठीक है, कि जो है वो छिन्न भिन्न हो जाए, मतलब पूरा अलग हो जाए, तो अहिछत्र हो जाएगा, मतलब छिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद करिए। देखिए मत्स्य लिखा है, विराट लिखा है, विराटनगर लिखा है। तो मत्स्य आप सोचिए जो विराट है, विराट कोहली, विराट जो है मत्स्य मतलब मछली, मछली बहुत खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप इसको आराम से जोड़ के याद कर सकते हैं। इसके बाद है सूरसेन और मथुरा। आपने रामायण देखा होगा, रामायण में हनुमान जी ने सुरसा का मुंह थुर दिया था, तो ध्यान रखेंगे सुरसा का मुंह थुर दिया यानी सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अस्मक लिखा है, यहाँ पे लिखा है पोटली। तो यहाँ मान लीजिए कि एक साधु महात्मा है और वो अपना पोटली रखे थे, लेकिन कोई चोरी कर लिया, तो उसने कहा कि मेरा पोटली कोई चोरी कर लिया है, मैं उसे भस्म कर दूंगा, भस्म, ठीक है। अस्मक भस्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटली, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला है पॉइंट आपका अवंती। अवंती में माहिष्मती बाहुबली देखा होगा, माहिष्मती का नाम होता है बाहुबली में, तो अवंती और माहिष्मती आप बाहुबली की तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है गंधार तक्षशिला, ठीक है। देखिए जब आप गधा क्या होता है, गधा हमेशा शिलाजीत खाता है, तो गधा शिलाजीत खाता क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा, ठीक है। कंबोज लिखा है यहाँ पे, हाटक की राजधानी है। देखिए जब आपका गाना कंपोज होगा ना, गाना जब आपका कंपोज होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा भैया, क्योंकि वायरल जब हो जाएगा ना दिक्कत हो जाएगी, आप फेमस हो जाएंगे। तो देखिए हाटक कंबोज, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग, यहाँ पे 16 महाजनपद में जो विशेषताएं हैं उनको नजर डालते हैं। तो देखिए महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी। यहाँ पे 19 बच्चे ने लिखा 16 है, ठीक है। 16 महाजनपद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 16 महाजनपद है। इसके बाद अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता था। जो 16 महाजनपद होते थे ना, इन 16 महाजनपदों में अपना अलग अलग राजा होता था और अपना अलग अलग राजा जो है अपने साम्राज्य का, अपने महाजनपदों का देखरेख करते थे, उनका संचालन करते थे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी, अभी हम लोगों ने राजधानी देखा है, जिसे प्रायः किले से घिरा जाता था। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है, यहाँ मान लो राजधानी है, ठीक है, उस राजधानी को चारों तरफ किले से घेर दिया जाता था ताकि जो है कोई अटैक ना कर सके, कोई आक्रमण ना कर सके। सेना नौकर और जो है सेना नौकरशाही पर राज्य अधिकांश आय व्यय और खर्च होता था, यानी जो सेना नौकर होते थे उन पे अधिकांश जो पैसा होता था उन पे खर्चा किया जाता था। आगे है महाजनपदों के राजा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पर विश्वास रखते थे और अतः राजाओं द्वारा सेना रखी जाती थी। मतलब यह है कि एक राजा जो महाजनपद का होता था वो दूसरे राजा के महाजनपदों पर अपना निगाहें गड़ाए रखता था, ताकि जो है दूसरा जो राजा है वो दूसरे साम्राज्य को अपने में मिला ले और एक बड़ा सा साम्राज्य बना ले, और ये प्रक्रिया महाजनपद के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने पांचवा है राज्य सहायक सेना पर निर्भर थे और जिन्हें कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। तो राज्य जो होता था वो सहायक सेना पर निर्भर होते थे और जो कृषक वर्ग होते थे उनके द्वारा उनसे नियुक्त कराए जाते थे, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे देखिए मैपिंग देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे है। तक्षशिला देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पड़ेगा लगभग अफगानिस्तान के एरिया में पड़ेगा। गंधार पाकिस्तान में पड़ेगा, पंजाब में यहाँ पे दे सकते हैं। ये सब जो है आपका यूपी में मतलब यूपी करें इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। ये सब जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं कहाँ कहाँ पे किसकी लोकेशन है, ठीक है, मानचित्र भरने में काम आएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पे, प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था? तो ये समझना है। तो प्रभावती चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी भैया, सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी पत्नी कौन? प्रभावती गुप्त की चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी थी। उन्होंने कहा था, उसने एक ब्राह्मण चनल स्वामी को दुगन गांव अनुदान में देने का आदेश दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये दुगन गांव है। दुगन गांव जो है अनुदान मतलब दान में देने के लिए आदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी। उन्होंने एक ब्राह्मण को यानी चनल स्वामी को दुगन गांव जो है अनुदान देने की आदेश दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और चंद्रगुप्त मौर्य के स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनकी स्थापना जो है, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण जो हुआ था वो 321 में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना जो है वो 322 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य क्यों पतन हो गया, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। पहला कारण है उत्तराधिकारी प्रभाव में कमी। उत्तराधिकारी का मतलब ये है कि जो मौर्य साम्राज्य के आगे पीढ़ी आई तो वो पीढ़ी उस साम्राज्य का संचालन सही से नहीं कर पाई और उसका हो गया पतन। यानी सिंपल सी बात ये है कि मान लीजिए बाप ने घर बनवा दिया है, ठीक है, बाप ने घर बनवा दिया है और बेटा, उस बेटे का समय आया तो बेटा ऐशोआराम में उड़ा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि बाप की जो भी पुश्तैनी जमीन थी, जो भी सब कुछ धन दौलत था, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास में समाज में देखने को हमें मिल जाते हैं। तो उत्तराधिकारी जो हमारे होते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य में भी ऐसे उत्तराधिकारी जो होते हैं वो पूरा अच्छे से संचालन नहीं कर पाए, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आगे पॉइंट, अकुशल और अयोग्य अधिकारी। बहुत सिंपल सी बात यह है, अकुशल मतलब उनके अंदर कुशलता नहीं थी, नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था कि कैसे साम्राज्य को चलाना है, कैसे एक पूरे प्रांत को चलाना होता है, इनको जानकारी नहीं थी। अयोग्य उत्तराधिकारी थे, मतलब कोई योग्यता ही नहीं थी। जैसे मान लो प्रिंसिपल है, किसी प्रिंसिपल को पद पर बैठा दिया जाए लेकिन प्रिंसिपल को कोई जानकारी नहीं है, तो क्या उस विद्यालय का सही से संचालन हो पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं, वो गर्त में चला जाएगा, विद्यालय टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल पद पे जो बैठा है उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके पास अनुभव होना चाहिए। अगर नॉलेज है, अनुभव है, तो विद्यालय प्रगति पर होगा। तो वही चीज यहाँ पे दोस्तों है, आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे, धन की कमी और करों की अधिकता। धन की कमी होती थी, करों की अधिकता होती थी, मतलब कर ज्यादा लगाए जाते थे। भाई कर लगाए जाते थे तो जनता परेशान हो जाती थी, तो जनता भी कभी कभी विद्रोह कर देती है अपने राजा के खिलाफ। तो ये भी जो है एक कारण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शासकों का अत्याचार। जो भी शासक होते थे, जो भी उत्तराधिकारी होते थे, उत्तराधिकारी जनता के साथ अत्याचार करते थे। अत्याचार करने के बाद जनता त्रस्त हो जाती थी और जनता ही विद्रोह करती थी अपने शासक के प्रति, और फिर इसके बाद हो गया पतन का कारण। आगे है ब्राह्मणों में असंतोष। ब्राह्मणों में असंतोष का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे लिखा है, बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के प्रभाव के कारण वैदिक काल के प्राप्त विशेषाधिकार ब्राह्मण को खत्म होने लगा। पशु बलि प्रथा पर भी रोक लगा दी गई थी, जिससे ब्राह्मण में असंतोष पैदा हो गया था। यानी जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य में, तो उस शासन काल में, तो उसके बाद जो है ब्राह्मणों को लगा कि भैया जो है हमारी जो पावर है वो खत्म हो रही धीरे धीरे, और उनमें असंतोष पैदा हो गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा जो है पतन का कारण माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त के चरित्र एवं व्यक्तिगत पर प्रकाश डालिए। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के मौर्य के मूल्यांकन कीजिए या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट इसको भी समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद लेसन नंबर 3 हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें इसकी विशेषताओं, तो विशेषताओं में दे सकते हैं, समुद्रगुप्त वंश के चौथे शासक।
समुद्रगुप्त के वंश के चौथे शासक थे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा भारत के नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपसे बहुविकल्पीय में या फिर अति लघु में पूछ ले कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो सॉरी यहाँ पे चंद्रगुप्त बार बार आ रहा है, ये समुद्रगुप्त है। ठीक, सॉरी फॉर दैट, समुद्रगुप्त का नाम है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है वंश के दूसरे राजा चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी थे और पाटलिपुत्र इसे पटना कहा जाता है आज की डेट में, इसकी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा पॉइंट, समुद्रगुप्त के चरित्र एवं व्यक्तिगत की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखिए, वो सर्वगुण संपन्न था। कौन? समुद्रगुप्त सर्वगुण संपन्न था। वो वीर योद्धा के नाम से जानते थे उसे, और योग्य शासक था, कुशल राजनीति उसके अंतर्गत थी, और कला का संरक्षण था, मतलब कि जो भी कला संस्कृति होती थी उसका संरक्षण करता था। इसके बारे में थोड़ा अगर आप लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लेसन नंबर 2 के, आप इनको एक बार जरूर तैयार कर लें, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दूसरी वीडियो में जो मुलाकात होगी तो हम लोग और टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि जो है आपके फास्ट रिवीजन हो जाए और आप अच्छी खासी तैयारी कर लें। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।